हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वापस कल जहाँ पे हम लोग अपना क्लास स्टॉप किए थे वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाले क्लास में हम लोग ये अपने बिल्डिंग का जो प्लान है ये डिसाइड कर लिए थे कि हमारा रूम्स, बेडरूम्स, हॉल, बाथरूम ये सब कहाँ पे होगा, और इसके बाद हम लोग इसमें डायमेंशंस दे रहे थे। यही डायमेंशन पे हम लोग लास्ट वाले क्लास को स्टॉप किए थे। अब आज हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे और आज वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पहला कि ये डायमेंशंस का कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स कल आपको पता चल रहा था। जैसे आप ये डायमेंशन लाइन दे रहे थे तो ये जहाँ से आप मेज़र कर रहे हैं वहाँ से ही आपको ये लाइन स्टार्ट हो रहा था, तो एक एक करके आपको इस सारे लाइन को, जैसे ये रेड वाला लाइन है, इसको आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना पड़ रहा था। अब ये तो अभी क्योंकि आप सिर्फ 2-4 डायमेंशन दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग इस तरह के ड्राइंग की बात करते हैं तो इसमें अभी आपको एटलीस्ट 1000 आपको डायमेंशंस होगा। तो अगर वैसा प्रॉब्लम हर बार होने लग जाए तो सारे डायमेंशन का हम लोग लाइन इस तरह से अगर ऊपर मूव करेंगे तो 1000 डायमेंशंस है तो 2000 लाइन्स होंगे, क्योंकि हर डायमेंशन में 2 लाइन है। तो उसको अगर हम लोग मूव करते चलेंगे तो 1-2 घंटे का टाइम तो सिर्फ डायमेंशन को मूव करने में ही हो जाएगा और उसमें भी मिस्टेक होने का चांसेस फिर भी रहेगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का सब कुछ सेट हो जाए कि हम लोग जो भी डायमेंशन लें वो मेरे इस लाइन तक या इस लाइन से थोड़ा बाहर आकर के कुछ ऐसा सेट हो जाए, ताकि हम लोग कल को अगर ड्राइंग को साइड पे देख रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को डायमेंशंस भी प्रॉपर मिल जाए और हम लोगों को लाइन में कन्फ्यूज़न भी ना हो। जैसे अभी आप ये देखेंगे 150 और ये डबल लाइन, तो आपको क्लियर हो जाएगा विजिबल आई से कि ये 150 इसकी ही बात कर रहा है, और ये लाइन क्या हो रहा है कि ये अभी आपका इस लाइन में आकर के टच भी नहीं हो रहा है। तो टच नहीं हो रहा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बिल्डिंग का लाइन है और ये डायमेंशन का लाइन है। दोनों ब्लैक ही लाइन्स होंगे तो दोनों को देख करके पता चल जाएगा कि ये वाला लाइन दूसरा है और ये वाला लाइन दूसरा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करते हैं, तो ये हम लोग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो कल हम लोग सीखे थे उसी में से सेट होता है। आज उसमें आपको और डिटेल्स में जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जब इस तरह का छोटा डायमेंशन कहीं पे लेना था जहाँ पे स्पेस नहीं था लिखने का, अब यहाँ पे 2 लाइंस आ रहे हैं और इसका डायमेंशन का अपना ये यहाँ पे आके इस तरह से सेट हो गया है। अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये 300 जो है ये किस डायमेंशन की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस है तो आप देखिए इसका 300 का अपना कोई लाइन दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो जो लाइन है वो ओवरलैप हो चुका है इस 10,000 वाले लाइन से और इस 3600 वाले लाइन से। तो इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे अभी हम लोग इसको कल सेट करना चाह रहे थे, ये ऐसे बाहर की तरफ इसको ड्रैग करना चाह रहे थे, ये बाहर नहीं हो रहा था, ये इसमें प्रॉब्लम हो जा रहा था, फिर हम लोगों को इसको इस तरह से करके लाना पड़ रहा था। तो हम लोग अगर आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो इस ड्राइंग में आप देखेंगे कि जो आपका डायमेंशन है इसमें आप देखेंगे कि ये एक इस तरह से क्रॉस मार्क आ रहा है। अब ये क्रॉस मार्क क्या कर रहा है, आपको क्लियरली इस डायमेंशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। 1450 आप देख के समझ सकते हैं कि इन 2 क्रॉस के बीच का डिस्टेंस है, 1500 इन 2 क्रॉस के बीच का डिस्टेंस है। तो ये चीज़ आपको इससे क्लियर हो जा रहा है। अपने वाले ड्राइंग में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैसा नहीं है। अगर हम इस वाले डायमेंशन को भी उठा करके इसी के साथ रख दें तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये टोटल लाइन है, अब इसमें 3450 जो है ये आपको लास्ट तक का है या ये आपको यहाँ तक का है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन स्टाइल में कल आपको बेसिक्स एक कलर मैच करने का आइडिया दे दिए थे, आज हम लोग इसमें और डिटेल्स में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यही वाला काम करेंगे। तो हम लोग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर या तो इसमें से ओपन कर सकते हैं या तो स्क्रीन पे यहाँ पे है, और या नहीं तो कीबोर्ड में डी लिख करके एंटर करेंगे तो भी वो ओपन हो जाएगा। अब ये टिपिकल आपका बना हुआ था कल का, आपको अब इसमें मॉडिफाई करना है। अब क्या मॉडिफाई करना है ये देखिए। अगर आप मैच करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने से बनाना चाह रहे हैं तो भी आपको हम समझा देते हैं, और मैच करना चाहते हैं तो मैच करने के लिए हम आपको पहले दिखा देते हैं कि अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका जो ये वर्ड्स लिखा हुआ है 1500 ये इस लाइन के ऊपर है, लाइन के सेंटर पे नहीं है। हम लोगों का जो डायमेंशन लिखा हुआ है वो लाइन को बीचों बीच कट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड की बात करें तो क्योंकि इस तरह का जो प्रैक्टिस होता है ये स्टैंडर्ड होता है, ये पूरे इंडिया में कोई भी जो भी ज़्यादातर ड्राइंग्स जाते हैं वो ऐसा ही पैटर्न फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है सब में अपना अपना, बट बेसिक ये होता है कि डायमेंशन जो होते हैं ना वो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि इस लाइन के, जैसे इस लाइन के ऊपर अभी देखिए कोई डायमेंशन नहीं लिखा हुआ है इस येलो लाइन के ऊपर, तो क्लियर हो रहा है कि ये जो है ये प्रॉपर्टी का लाइन है, ये बिल्डिंग का लाइन है, ये डायमेंशन का लाइन नहीं है। डायमेंशन का लाइन होने का मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर जो है वो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को ये अचीव करना है। तो अभी जब हम लोग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ऑन करेंगे तो हम लोगों को देखिए क्या चेंजेस करना है। ये 1693 जो हम लोगों का सेंटर पे लिखा है इसको लाइन के ऊपर ले जाना है, पहला चेंजेस। दूसरा कि ये सिर्फ एक रेड कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के दिखा रहा है, हम लोग यहाँ पे वो क्रॉस मार्क दिखाना चाहते हैं, जैसे या क्रॉस मार्क या एरो मार्क कुछ भी आप दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को जानना है। सबसे पहले लाइन्स,
लाइंस में आप कलर सेट कर चुके थे तो कलर वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। लाइन टाइप, लाइन वेट अभी आपको नहीं जानना है, ये जब हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे, लेयर्स बताएंगे, उस समय आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना होता है। अब आपको आना है एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स और बेस लाइन स्पेसिंग। तो बेस लाइन स्पेसिंग का तो आपको कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स क्या होता है, इसके लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एरो में आ जाते हैं। अब सिम्बॉल्स एंड एरोज में एरो हेड्स का ये आपको है, ये आपको मेन्यू है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो यहाँ पे ये डायमेंशन दिए हैं, ये डायमेंशन का ये वाला एज और ये वाला एज जो है ये आपको कैसा चाहिए उसको ये आपको बताता है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एंड है इसके लिए दिखा रहा है कि क्लोज्ड फील्ड एरो है। मतलब जो आपका ये आप एरो का सिंबल देख रहे होंगे, जैसा अभी हम आपको एरो दिखाए थे जूम करके, तो ये वाला है, लेकिन ये अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आप इसका अगर साइज़ बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए एरो साइज़ है 0.18 है, इसको आप कर दीजिए फॉर एग्जांपल 200। तो जब आप 200 करेंगे उसके बाद आप इसमें एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा एरो का साइज़ दिखने लगा है, लेकिन टेक्स्ट के मुकाबले अभी भी बहुत छोटा है। तो आप यहाँ पे 200 के बदले इसको 500 कर दीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। अब आप देखेंगे कि एरो का साइज़ आने लगा है, मतलब एरो था वहाँ पे मगर उसका साइज़ बहुत छोटा था, इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुआ कि जैसे ही आप एरो का साइज़ प्रोवाइड करने लगे, हम लोग अगर अभी 500 से 400 कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इसका एक अपना लेंथ है। अब ये जैसे ही एरो अगर ज़्यादा लेंथ का हो गया तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बाहर चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एरो जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। एक इस छोटे से डायमेंशन में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग 1693 का ये टोटल है तो हम लोगों का 400 का इधर एरो है, 400 का इधर एरो है, तो 800 का mm का स्पेस तो हम लोग वैसे ही यूज़ कर लिए। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, एरो नहीं यूज़ करके यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, क्लोज्ड फील्ड है, क्लोज्ड ब्लैंक है, तो हम लोग ये आर्किटेक्चरल टिक जो होता है हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपको वैसा ही लगेगा जैसे हम लोग अभी आपको एक रेफरेंस ड्राइंग दिखा रहे थे पुराना वाला, तो उसमें भी आपको इसी तरह से एक टिक बना हुआ है। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यही वाला आर्किटेक्चरल ट्रिक ही हम लोग सारे अपने ड्राइंग्स में यूज़ करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है और आपको एक जंक्शन भी पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 1693। अब एरो साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अब आप टिक यूज़ कर रहे हैं, अब आप एरो तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो आप एरो को 200 ट्राई कर लीजिए। अगर 200 बहुत छोटा लग रहा है तो 300 ट्राई कर लीजिए। इसका फिक्स्ड साइज़ नहीं होता है, ये आपके स्केल के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप जो भी एरो साइज़ चाहेंगे आप ले सकते हैं। हम लोग अभी क्या करते हैं 300 पे ही फिक्स रखते हैं। अब हम लोग जब यहाँ पे आर्किटेक्चरल टिक प्रोवाइड कर दिए और यहाँ पे 300 साइज़ प्रोवाइड कर दिए, तो अब हम लोगों को जाना है लाइन्स में। अब आप देखेंगे कि एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स जो है वो पहले यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आर्किटेक्चरल टिक प्रोवाइड किए वैसे ही आपको यहाँ पे एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये टिक्स जब आप सेलेक्ट करेंगे तो टिक्स का आपको ये डायमेंशन जो है वहाँ पे बताएगा। अब क्या बता रहा है, एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स, मतलब टिक्स के बाहर लाइन कितना जाना चाहिए। अभी आप सही से अगर इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले क्रॉस के बाहर में कोई लाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा 100 mm के आसपास हम लोग ये लाइन को जो है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लाइन जो है ये बाहर आ गया। तो ये क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड एक तरीका लगता है। अभी हम आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहे हैं, आप चाहे तो इसको नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 100 को 0 भी रख सकते हैं, बट जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा आपका ड्राइंग उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल लगेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें जो इन्फॉर्मेशन दूसरे लोग भी अगर उस ड्राइंग को पढ़ेंगे तो उनको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हो गया एक चीज़ आपको एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स का। बेस लाइन स्पेसिंग का भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। ये चीज़ सेट होगी। अब ये जो था आपको डायमेंशन लाइन। अब हम लोग आते हैं एक्सटेंशन लाइन में। एक्सटेंशन लाइन में भी अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि ये सारा आपको लेयर्स बनाने के बाद आएगा। अब लिखा है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन्स। डायमेंशन लाइन्स से बाहर कितना एक्सटेंड करना है, मतलब क्या है कि ये जो आपका हम लोग इस तरफ और इस तरफ तो एक छोटा सा मार्क बाहर निकाल दिए 100 का, हम लोग अब इसी के जैसे ये एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस में निकला है, इधर हम लोग देखेंगे तो ये वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस में निकला है। हम लोग अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर के साइड में भी एक निकाल देते हैं टिक, जिससे क्या होगा ये आपको इसको भी 100 कर देते हैं। अब आपको ये चीज़ दिखाते हैं, पहले इसको क्लोज करते हैं। अब आप देखिए ये जो है ये लाइन को आप देख रहे हैं कि इस जो आपका ये ब्लू डॉट है इसके लेफ्ट में भी आप देखिए कि ये छोटा सा पोर्शन डॉटेड बाहर आया है और ये भी पोर्शन बाहर आया है। यही आपको वो जो एक्सटेंशन, ये एक तो था बियॉन्ड टिक्स वाला, ये वाला था, और एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन इसको बोलते हैं। मतलब इस पूरे डायमेंशन में से ये छोटे छोटे जो 2 लाइन्स है इनका वो दोनों नाम था। ठीक है, हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। इसको पहले हम लोग स्किप कर देंगे, डायमेंशन लाइन में वापस आएंगे, फिर एरोज में आएंगे,
लाइंस में आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस कर दिए। लेकिन अभी आप जब बाहर देखे थे तो आपको ये टिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही बड़े साइज़ के दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गया था। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, जो इसका 300 का हाइट है इसको हम लोग 150 कर देंगे, ठीक है। बाद में हम लोग जैसा हम लोगों को लगेगा हम लोग चेंज करते चलेंगे। अब ये हो गया, ठीक है। सिम्बॉल्स एंड एरोज में आपके फिलहाल अभी इतना ही काम था, लाइंस में आपका भी इतना ही काम था। ये वाला सिर्फ आप 100 कर दिए और यहाँ पे बियॉन्ड टिक्स भी आप 100 कर दिए। आप चाहे तो इसको नाम के साथ नोट कर सकते हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स 100 लेना है जनरली, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस 100 लेना है जनरली, ठीक है। अब आते हैं फिट में। फिट क्या कह रहा है कि आपका ये जो अभी आप डायमेंशन लिखे हैं इसमें देखिए फिट ऑप्शंस लिखा हुआ है। इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ रूम टू प्लेस बोथ टेक्स्ट and arrow inside extension lines, the first thing to move outside the extension line is, जैसे हम लोग यहाँ कॉर्नर में 300 का मेजरमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे स्पेस कम था। तो ये पूछ रहा है कि जब स्पेस कम होगा तो या तो आपका ये जो लाइन है ये, या फिर आपका ये जो टेक्स्ट है, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को बाहर करना है। तो किसको पहले आप बाहर करना चाहिएगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आइदर टेक्स्ट और एरो, मतलब बेस्ट फिट, जो वहाँ पे सुटेबल होता हो उसको पहले ही बाहर कर दो। अगर वहाँ पे लाइंस का स्पेस ज़्यादा है तो लाइन बाहर कर दो, तो ऑटोकैड उसको खुद ही रीड करेगा और जो उसको सही लगेगा वहाँ पे वो कर देगा। अगर आपको उसको चेंज करना होगा तो मैनुअली आप उसको चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा सेट हो जाएगा। अब टेक्स्ट में हम लोग येलो कलर से ये टेक्स्ट का कलर सेट कर दिए थे, ठीक है। टेक्स्ट का हाइट हम लोग 300 डिसाइड कर लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी 300 ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको 250 भी ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपका आता है दूसरा बॉक्स, टेक्स्ट प्लेसमेंट। ये तो था टेक्स्ट अपीयरेंस। जब टेक्स्ट प्लेसमेंट में आएंगे तो ये पूछ रहा है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो आपका प्लेसमेंट कहाँ है। तो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा टेक्स्ट क्या है, सेंटर्ड यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा है कि इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में ये है। वर्टिकली अगर हम लोग बात करें, ना ऊपर है ना नीचे है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अबोव कर देंगे। जैसे ही अबोव करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्टिकल ये वाला जो डायमेंशन है ये लाइन के ऊपर चला गया। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल में आएंगे तो हॉरिजॉन्टल में ये सेंटर्ड है। तो सेंटर्ड है मतलब क्योंकि ये वाला लाइन से ये वाला लाइन के बिल्कुल सेंटर में आपको ये डायमेंशन दिख रहा है जो हम लोगों का स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको कह रहा है हॉरिजॉन्टल, मतलब जैसे अभी आप ये देखिए, ये एक्स एक्सिस में है, ये भी एक्स एक्सिस में है, ये भी एक्स एक्सिस में है। लाइन ये अलाइंड है लेकिन वर्ड्स जो है ये आपको एक्स एक्सिस में बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ कर देंगे अलाइन विद डायमेंशन लाइन। और जैसे ही अलाइन विद डायमेंशन लाइन करेंगे आप देखिए कि ये अलाइंड है तो अलाइंड हो गया, ये वर्टिकल है तो वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल हो गया। यही हम लोगों का अच्छा प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट में अलाइन विद डायमेंशन लाइन करेंगे, बीच वाला पॉइंट। टेक्स्ट प्लेसमेंट में वर्टिकल को अबोव करेंगे, हॉरिजॉन्टल को सेंटर रहने देंगे। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है वो आ रहा है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन से कितना ऑफसेट रखना है, मतलब अभी आप अगर इसको जूम तो ये नहीं होगा, अगर आप इसको गौर से देखेंगे 1693 को तो आप देखेंगे कि इसका जो बॉटम वाला पोर्शन है 1693 का वो लाइन से टच कर रहा है। हम लोग इसको लाइन से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। तो हम लोग का ये 0.09 mm है, इसको हम लोग फॉर एग्जांपल 50 mm ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग 50 mm ट्राई किए तो देखिए कि ये लाइन से जस्ट ऊपर चला गया। तो हम लोग 100 mm भी ट्राई करके देख सकते हैं। 100 mm हम लोगों को ठीक लग रहा है कि लाइन से ऊपर थोड़ा गैप आपको यहाँ पे आ गया है। तो इससे क्या होगा, लाइन भी विजिबल होगा, डायमेंशन भी विजिबल होगा। ये सारा हो गया आपको टेक्स्ट के अंदर। सिम्बॉल्स एंड एरोज के अंदर भी हम लोगों को और अब कोई काम नहीं है। लाइंस के अंदर भी, अच्छा लाइंस के अंदर में एक चीज़ है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। अब ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन क्या कह रहा है कि जो हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था ना, जो ये लाइन हम लोग डायमेंशन ले रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ से ले रहे थे तो यहाँ से वो डायमेंशन का लाइन आ रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, जहाँ से हम लोग मेजरमेंट किए। तो वो कह रहा है कि मेजरमेंट जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से आप कितना ऊपर चाहते हैं कि लाइन आपका स्टार्ट हो, मतलब उस पॉइंट, डायमेंशन पॉइंट से ही रहे लेकिन उसका स्टार्टिंग जो है वो उस पॉइंट से नहीं हो कि थोड़ा ऊपर हो। अभी आपको वो चीज़ यहाँ इस डायग्राम में दिखेगा। अभी आप देखेंगे तो ये 1993 और 1693 ये दोनों इस पॉइंट पे बिल्कुल आके हिट किया हुआ है। सबको अगर हम लोग अभी ब्लैक कर देते हैं तो एक बार को पता नहीं चलेगा। तो हम लोग ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन में 0.063 है, इसको अगर अभी हम लोग 100 mm कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ इस जॉइंट पे अब गैप आ गया। अब गैप क्या आया कि डायमेंशन कॉर्ड एज से ही लिया गया है, मगर ये जो लाइन स्टार्ट हो रहा है ये 100 mm ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो काफ़ी है 100 mm ऊपर से स्टार्ट करना। अगर हम लोगों को अभी विजिबिलिटी ठीक दिख रहा है तो हम लोग इसको बाहर जाकर के अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको ओके करेंगे। अब देखना है कि ये जो हम लोग सेटिंग्स किए हैं ये सारा हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखिए
ये आपका डायमेंशन यहीं से है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ब्लू डॉट यहीं से दिखा रहा है, मगर ये जो लाइन है ये 100 mm जो है वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों को ये ठीक दिख रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आपको फार दिख रहा है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, मतलब आप इसको 100 से इसका जो गैप है वो उसको आप 50 कर सकते हैं, क्योंकि आपके नोट्स में वो लिखा हुआ है कि आपको कहाँ पे से आपको चेंज करना है। तो अभी आपको इनिशियली जो है वो आपको कॉपी में से देख करके जाके चेंज कर लेना है। अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए वो आपको लाइंस के अंदर में ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन आपको ये डिस्टेंस आता है। इसको हम लोग अभी 50 ही करके चेक कर लेते हैं। आप 50 किए तो ये लाइन थोड़ा क्लोज आ गया। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, अभी मेरे लिए दोनों एंड से ठीक है, हम बाद में चाहेंगे तो आप इसको चाहें तो लास्ट में एक बार में भी चेंज कर सकते हैं, सारे लाइंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अभी देखिए हम लोग क्योंकि अंदर से डायमेंशन लिए थे तो ये 50 mm का गैप आ गया। अगर हम लोग बाहर से डायमेंशन लिए होते, अगर इस लाइन से डायमेंशन लिए होते तो ये लाइन जो होता ये आपका बाहर आ जाता। तो अभी हम लोग ड्राइंग के स्टार्टिंग में ही हैं, इसलिए हम लोग अभी ही इन सारे करेक्शंस को जो है वो ठीक कर ले रहे हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे लाइंस आ जाएंगे तो उस समय फिर इसको चेंज करने में बहुत ऐसे ही प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी सेलेक्ट किए तो ये सारा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, एक भी गलती से डिलीट हो गया तो फिर से सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और अगर उसी समय आप सेव कर दिए गलती से, तो अब ये ठीक करने के बाद जब आप एक बार सेव कर देंगे तो फिर वहाँ उसके पीछे से फिर अंडू नहीं होगा, क्योंकि अब आप वहाँ तक का प्रोग्रेस सेव कर चुके हैं। तो सेव कर चुके हैं तो फिर वहाँ तक का जो काम होगा वो सेव हो जाएगा, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका सारा डायमेंशन लाइन जो है, अब ये देखिए ये 300 वाला जो लाइन भी है ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बाहर में आकर के सेट हो गया। हम लोग इसको चाहें तो अंदर में इस तरह से सेट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में हम लोगों के पास बहुत स्पेस है। अभी इसको भी हम लोग इस तरफ सेट कर देंगे। अभी बहुत सारे कमांड, जैसे ये एडिट में से भी आप देखेंगे, मॉडिफाई में से बहुत सारे कमांड अभी हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। तो अभी जैसे जैसे उसका काम आते जाएगा हम लोग वैसे वैसे करके ही आपको उसको दिखाएंगे। अभी हम लोग ये सारी चीज़ों को ठीक कर ले रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम देगा आगे, इसलिए इसको अभी हम लोग पहले ठीक कर लेते हैं। अब ये आपका प्रॉपर्टी लाइन था, इसको आप पूरा क्या किए, यूज़ कर लिए। ये एक सेकेंड, हाँ ये रोड तक था, रोड तक ही आप अपना बिल्डिंग जो है वो बना लिए। अब आपका रोड का काम ख़त्म हो गया। अब आप एक चीज़, अब आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे आपका ये रोड बिल्कुल आपके प्रॉपर्टी लाइन से सटा हुआ था, अब आप अपने घर का जो एंट्रेंस दे रहे हैं ऑब्वियसली आप प्लिंथ लेवल रोड से थोड़ा ऊंचा रखेंगे। अगर आप 1 फीट से या 1 फीट या 1.5 फीट का अगर आप हाइट देते हैं फ्यूचर कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए कि आगे अगर रोड के ऊपर से फिर से अगर 6 इंच का अगर रोड और बन गया या 4-5 इंच का रोड और बन गया, तो उस समय क्या होता है कि रोड का लेवल ऊपर होते चला जाता है और आपका बिल्डिंग का जो लेवल होता है ग्राउंड फ्लोर वो नीचे होते चला जाता है, तो घरों में पानी आता है। तो जो पुराने ज़माने के घरों में जब हम लोग प्लिंथ ऊंचा नहीं देते थे तो उस समय ये प्रॉब्लम आता था। तो अब जब हम लोग प्लिंथ ऊंचा देने लगे हैं तो हम लोगों का जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो रोड सरफेस से 1.5 या 2 फीट हम लोग ऊपर दे रहे हैं। अब 1.5 या 2 फीट ऊपर जाने के लिए अगर आप बिल्कुल प्रॉपर्टी लाइन से ही अपना अगर घर बनाएंगे तो फिर आप जो सीढ़ी देंगे वो आपको रोड पे देना पड़ेगा। अब अगर रोड पे इनकेस जगह नहीं है या कल को कोई भी प्रॉब्लम होता है, लोकेलिटी में भी किसी को प्रॉब्लम होता है, तो वो आपका उस स्टेयरकेस को हटवाएगा, क्योंकि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि अगर आप गेट दे रहे हैं और गेट अगर आपका बिल्कुल रोड पे ही आ रहा है, अगर आप बिल्डिंग को पूरा यूज़ कर रहे हैं रोड तक, तो आप स्टेप्स कहाँ पे देंगे, क्योंकि 2 स्टेप्स तो रिक्वायर्ड होगा एटलीस्ट। 1 फीट से ज़्यादा अगर क्लाइंब करना है तो आपको हाफ फीट का 2 स्टेप तो आपको कम से कम देना पड़ेगा। तो इसलिए ये 2 स्टेप्स को कैसे हम लोग अचीव करेंगे, तो उसके लिए अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे कि अपने इस बिल्डिंग को सिर्फ इतना दूर जहाँ पे आपका गेट आने वाला है, अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे आपका मेन गेट आने वाला है तो इतने दूर को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे कर देंगे, जितना आपको, जिसमें आपका वो स्टेप्स जो है वो आपका एडजस्ट हो जाए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मूव करके हम लोग, जैसे मान लीजिए 2 स्टेप देने वाले हैं 300 mm का, तो 600 mm हम लोग इसको आगे कर देंगे। ये हो गया। अब इसमें हम अभी आप देख रहे होंगे कि हम इस लाइन को परफेक्ट बना ले रहे हैं बिना कोई लाइन कमांड दिए हुए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, तो अब ये आता है आपका मॉडिफाई के अंदर में। अब ये चीज़ आपको अभी हम पहले बता देते हैं। इस तरह से अभी हम लोग क्या किया, अपने बिल्डिंग के जो हमारा मेन डोर था इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे कर दिए और यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2 स्टेप्स दे दिए।
इससे क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी लाइन के अंदर आ गया। अब ये चीज़ इधर नहीं करना हो तो आप इस कॉर्नर में कर सकते हैं, वो जैसा आपका प्लान हो, क्योंकि यहाँ पे आपका किचन है, हो सकता है यहाँ पे किचन का गेट होगा, तो अगर लगे कि हाँ ये वाला पोर्शन वेस्ट हो रहा है तो आप इसको यहाँ कॉर्नर से इस वाले को इस तरह से दे दीजिए ताकि पता भी नहीं चले। तो वो सब आपस में, वो जैसे हम लोग अभी कर लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हम किए, अब ये हम क्या किए, हम आपको ये चीज़ करके दिखाते हैं वापस। प्लानिंग अब आप समझ गए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा था, आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखाना था। चलो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे या हम लोग बीच में ही रखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को स्टेप्स दिखाना है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 300 का ट्रेड दे रहे हैं और हम लोग अगर 7 फीट या 6 फीट का मान लेते हैं तो 1800 हम लोगों का लेंथ होगा। हम लोग इतना बड़ा गेट प्रोवाइड करने वाले हैं और उसी में हम लोग एक स्टेप और देने वाले हैं। इसको हम लोग ऑफसेट भी कर सकते हैं 300 पे। और ऑफसेट करने के बाद अब देखिए ये क्या किए, हम यहाँ से हम एक लाइन बनाए, लाइन से हम लोग डायरेक्टली इस तरह से एक स्टेप बना दिए। ये तो लाइन कमांड था, तो आपको लाइन कमांड देना है। लाइन कमांड में किसी भी पॉइंट पे, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि यही हम लोगों का पॉइंट है, तो यहाँ से आपको एक लाइन लेना है नीचे 300, उसके बाद इधर लेना है 1800 और फिर वापस ऊपर ले लेना है 300। तो आपका ये लाइन कमांड से ये पहला स्टेप बन जाएगा। अब आपको 300 पे दूसरा एक स्टेप भी देना है, तो आप ऑफसेट कमांड हम लोग कल बताए थे कि ऑफसेट यूज़ करेंगे। 300 का हम लोग डायमेंशन यूज़ किए और इस पर क्लिक किए और बाहर की तरफ क्लिक कर दिए, तो ये वाला लाइन बन गया। अब इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करना है, मैनुअली करना है, तो लाइन कमांड दीजिए और लाइन कमांड से ये ऊपर की तरफ एक लाइन और जोड़ दीजिए और फिर से यहाँ से एक लाइन और जोड़ दीजिए। अब आप एक छोटा सा चीज़ नोटिस करेंगे कि अभी जब हम लाइन कमांड दिए तो पहले हम L टाइप किए, इंटर किए, उसके बाद यहाँ वाले पॉइंट से लेके यहाँ वाले पॉइंट तक हम अपना एक लाइन बना दिए। अब लाइन बनाने के बाद मेरा लाइन कमांड तो ख़त्म हो जाना है, क्योंकि अब ये इस एंड पे आ गए हैं। अब यहाँ से हमको इस एंड पे आना है, तो ये कंटिन्यूएशन तो आ नहीं सकते हैं। कंटिन्यूएशन तो तब होता जब हमको यहाँ से यहाँ जाना होता, यहाँ से यहाँ जाना होता। तो हम लगातार बिना कोई दूसरा कमांड यूज़ किए हुए हम लगातार स्टेयरकेस ये लाइन का कमांड जो है यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी हमको अब यहाँ पे एंड करना ही पड़ेगा कमांड। तो हम एस्केप बटन प्रेस कर दिए। अब जब हम एस्केप बटन प्रेस कर दिए तो वापस से हमको अब यहाँ तो लाइन बनाना ही है, तो हम वापस से L कमांड देके L इंटर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में जो हमारा स्पेस बटन होता है, हम जैसे ही सिर्फ एक बार उस स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, मेरा वापस से जो प्रीवियस कमांड होता है वो स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो जो सा भी कमांड हो। अभी मेरा सबसे लास्ट जो प्रीवियस कमांड था वो लाइन कमांड था, जो हम यहाँ से यहाँ ला करके यहाँ ला के स्टॉप किए और एस्केप किए। तो जैसे ही आप स्पेस दबाइएगा वो कमांड वापस स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है, स्पीड होता है काम करने में। अभी देखिए, अभी हम लोगों को ये लाइन बनाना है, हम स्पेस दबाए, यहाँ से आके ये लाइन बना दिए। अब हम एस्केप दबाए, मेरा एक ही हाथ से, मतलब एक उंगली मेरा की एस्केप पे है और एक उंगली मेरा स्पेस बटन पे है। एस्केप और स्पेस इन दोनों के बीच में एक एक फिंगर्स है। अब हम लोग ये किए। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से एक लाइन और बनाना है और इसको लाके जोड़ना है। हम कहीं से वापस लाइन कमांड पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फोकस चेंज होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेस बटन को दबाना है। आप देखिएगा फिर से पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब फिर से हम लोग यहाँ से एक लाइन बनाना शुरू करेंगे। फिर से हम लोग इसके रेफरेंस में मान लीजिए यहाँ ला करके इसको प्रेस कर दिए। अब फिर से हम लोगों का काम खत्म हो गया तो एस्केप बटन दबा दिए, फिर से देना है तो फिर से स्पेस दबाए, वापस स्टार्ट हो गया। इस तरह से करके हम लोग कमांड दे सकते हैं। ऑफसेट करने में भी यही चीज़ था, कोई भी कमांड ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं, 300 का ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से ऑफसेट लिए, इधर आके प्रेस किए तो 300 पे एक लाइन आ गया। अब फॉर एग्जांपल आप कमांड को गलती से स्केप कर दिए, आप सोचे कुछ और करना है, लेकिन बाद में आपको ध्यान आया कि फिर से ऑफसेट ही करना है, तो दोबारा फिर से ऑफसेट कमांड देना पड़ेगा। तो दोबारा सेम कमांड देने की जरूरत नहीं है, स्पेस दबा दीजिए। देखिए वापस से ऑफसेट डिस्टेंस आपसे पूछने लगा, 300 इंटर कर दीजिए, वापस से ऑफसेट स्टार्ट हो गया। फिर से इस तरह से ऑफसेट आप करते चले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं, ऑफसेट करके 300 का ये स्टेप्स बना देते हैं और ये इसको, अच्छा अब इसको आप लाइन से कनेक्ट किए थे, लाइन से कनेक्ट किए थे, आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक लाइन बना हुआ है, आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए इस वाले पॉइंट तक। क्योंकि एक्सटेंड कब कर सकते हैं, जैसे अभी हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें, EX इंटर, उसके बाद हम लोग यहाँ बाहर में कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस लाइन को ऐसे क्लिक करेंगे, ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। अब इसके आगे क्या है, इनफाइनाइट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जैसे इस लाइन को रोकने के लिए कोई और जंक्शन नहीं है। अगर हम एक लाइन यहाँ बना दे इस तरह से, तो ये इस लाइन को रोक सकता है, मतलब ये आके जंक्शन बना देगा। तो एस्केप एक्सटेंड कमांड जो है ये काम करेगा, ये यहाँ तक एक्सटेंड कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस लाइन को नहीं रखते हैं और हम लोग एस्केप एक्सटेंड कमांड देना चाहते हैं, तो ये जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आगे जाएगा ही नहीं,
क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट जगह पे वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा वाई एक्सिस में, तो वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी लिमिट पता नहीं है कि कहाँ पे जाके एंड करेगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि कहाँ एंड करेगा ये भी नहीं पता है, इसलिए वो लाइन वहाँ पे नहीं जाएगा। तो एक्सटेंड कमांड में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इधर भी आप इसी तरह से एक्सटेंड करेंगे, यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा, इसके बाद एक्सटेंड करना चाहेंगे इसको नहीं होगा, अंदर के साइड होगा क्योंकि अभी यहाँ एक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके बाद यहाँ दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है, तो ये अंदर एक्सटेंड होता चला जाएगा, बाहर नहीं होगा। अब हम लोग ये स्टेप बनाने वाले थे। अब इसको हम क्या किए कि हम इसको पूरे पोर्शन को पीछे कर दिए। अब हम इसको पीछे कैसे किए, ये एक लाइन है जो पूरा लाइन है, हमको सिर्फ लाइन को जो पीछे करना था वो इस स्टेप से लेके इस स्टेप के इस लाइन तक का, ये जो 1800 मतलब जो मेरा 6 फीट है, हमको सिर्फ इस 6 फीट को पीछे करना था। अब ये सिंगल लाइन है, इसका मतलब है कि हमको इस लाइन को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक पार्ट जो इस लाइन से यहाँ तक का होगा, एक जो इधर से इधर तक का होगा, और एक जो ये बीच वाला पोर्शन होगा, ताकि 3 पार्ट में से आप किसी एक पार्ट को लेकर के मूव कर सकते हैं। अब जो चीज़ आप इस लाइन में करेंगे वही चीज़ आपको इस लाइन में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन को भी तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ये जो पूरा वॉल है ये वॉल ही पीछे की तरफ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग रेफरेंस के लिए एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। एक लाइन कमांड दिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, कहीं भी रैंडम ऐसे बाहर ले जाके छोड़ दिए, यहाँ से भी एक लाइन दिए, बाहर ले जाके छोड़ दिए। ये लाइन बाद में हम लोग डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग अपने रेफरेंस के लिए बनाए हैं। अब आपको ये देख के तो समझ में आ गया कि ये लाइन जो है ये 3 पार्ट में हो जाएगा, ये लाइन भी 3 पार्ट में हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इस जंक्शन से पहला जंक्शन ये आया, ये एक लाइन बनेगा, यहाँ से यहाँ दूसरा, और यहाँ से यहाँ तीसरा। लेकिन अभी ये बना नहीं है, अभी तो आप लाइन क्रॉस कर दिए, आपको तो लग रहा है कि सर यहाँ तो लाइन एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, तो जंक्शन तो बन जाना चाहिए। ऑटोकैड में वैसा नहीं होता है। ऑटोकैड में ये जो दोनों लाइन जा रहे हैं, जब तक आप इसको कमांड नहीं देंगे इंटरसेक्ट करने के लिए, तब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कैसे करेगा, तो हम लोगों को इस लाइन को और इस लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि हम अगर इस जॉइंट के आसपास कहीं पे इस लाइन को ब्रेक कर दें तो एक लाइन अलग हो जाएगा, एक लाइन अलग हो जाएगा। फिर हम लोग अगर इस जॉइंट के आसपास भी ब्रेक कर दें तो ये वाला लाइन अंदर ही रह जाएगा और ये वाला लाइन बाहर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आपको शॉर्टकट कहीं पर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड कहाँ है, BR आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे, BREAK ब्रेक होता है, BR टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अब वो पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको ब्रेक करना है। हम लोगों को जैसे पहले इस लाइन को ब्रेक करना है, कहाँ पे ब्रेक करना है ये इंपॉर्टेंट था, तो हम बता दिया आपको कि इस जॉइंट के आसपास या इस लाइन पे ही ब्रेक कर देना है। तो हम लोग क्या किए, इस लाइन को सेलेक्ट किए। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे क्लिक किए वहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। अब कहाँ पे ब्रेक होगा, तो हम लोगों को पता है कि इस लाइन पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो हम लोग इस लाइन पे आके यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप देखिए ये लाइन जितना दूर आप पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिए थे वहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो गया। सेम कमांड, अब हमको सेम कमांड देना है तो हम वापस से BR टाइप नहीं करेंगे, हम स्पेस बटन दबाएंगे, वापस से मेरा कमांड स्टार्ट हो गया। पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस वाले को अब बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तो इसी तरह से गैप आ जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ नज़दीक में कहीं पर क्लिक करेंगे। अब बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, इस लाइन पे आएंगे, क्लिक कर देंगे, ये दोनों लाइन ब्रेक हो गया। अब आप देखिए ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, और ये लाइन आपका 3 हो गया, 3 लाइन्स में डिवाइड हो गया। सेम इसको भी इसी तरह से करेंगे, फिर से ब्रेक कमांड देंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ भी ब्रेक कमांड दिए, सेलेक्ट किया, यहाँ अब ये स्पीड होता चला जाएगा आपका काम। अब आप ये जब कर दिए तो आपको ये तो दिख रहा है कि सर ये वाला लाइन तो कंप्लीट मिल गया पूरी, लेकिन यहाँ तो सर ब्रेक का वो आ गया, मतलब लाइन यहाँ पे गैप आ गया। गैप तो आना नहीं चाहिए, ब्रिक वॉल तो पूरा जाएगा, तो पूरा जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक्सटेंड कमांड पता है, हम लोग EX टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, राइट क्लिक स्क्रीन में कहीं पे भी करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे इस जॉइंट तक, इस लाइन को भी कर देंगे इस जॉइंट तक, इसको भी कर देंगे और इसको भी कर देंगे। अब देखने से लग रहा है कि सर ये तो वापस कंटिन्यू हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये दोनों लाइन सेपरेट, ये दोनों लाइन सेपरेट और ये दोनों लाइन सेपरेट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों स्टेप और ये दोनों ब्रिक वॉल, इसको हम पीछे ले जाना चाहते थे, तो हम लोग मूव करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस लोकेशन को छोड़ना है, मूव करना है। तो हम लोग इस कहीं से भी, जैसे हम लोगों को यहाँ से मूव करना है तो हम लोग यहाँ से पूरी के ऊपर मूव कर सकते हैं यहाँ तक, मतलब ये मेरा जो स्टेप का आउटर लाइन है ये मेरे प्रॉपर्टी के आउटर लाइन पे आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। इस रेफरेंस लाइन को हम लोग अब मिटा देंगे, इस रेफरेंस लाइन को भी हम लोग हटा देंगे। चलो ये तो हटाए तो दिक्कत हो गया, हम लोग इसको हटाते नहीं, हम लोग इसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करेंगे तो ये मेरा इस तरह से ट्रिम हो गया। अब इसमें क्या हुआ, स्टेप्स तो पीछे चला गया, लेकिन ये वाला स्टेप्स है, इसको हम आपको फिल करके दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये मत समझिएगा कि हम इसको फिल कैसे कर रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं।
ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप है, लेकिन ये वाला स्टेप नहीं था। ये दोनों स्टेप है लेकिन ये स्टेप नहीं था। तो ये क्या है आपका, ये तो ब्रिक वॉल है। तो ब्रिक वॉल है तो ये तो यहाँ से ऐसे टर्न हो करके, यहाँ से ऐसे टर्न हो करके वापस आना था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ब्रिक वॉल ये कितने का था, 300 का था। तो ये वाला जो आपका आउटर लाइन है ये वाला, इसका अगर आप एक ऑफसेट कर देंगे 300 mm का, ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, 300 कमांड देंगे, और इस लाइन का अगर एक आप ऑफसेट इधर ले लीजिएगा और इसका ऑफसेट आप इधर ले लीजिएगा, तो इससे अब आपको ये वाला जंक्शन बन सकता है। अब ये वाला जंक्शन बने में, अब इसको हटा देते हैं हम लोग। अब ये आपका वॉल बन सकता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक लाइन इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा और इस लाइन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप कंटिन्यूस इस तरह से एक वॉल जाएगा ना बिना ब्रेक के। तो बिना ब्रेक के अगर आपका वॉल जाएगा और कंटिन्यूस जाएगा, और अच्छा यहाँ पे सॉरी आपका गेट आएगा, तो गेट आएगा तो यहाँ पे आप वॉल नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि अभी हम लोग ना पूरा वॉल दे रहे हैं, बाद में जब गेट पे आएंगे तो गेट के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, वरना प्रॉब्लम होगा समझने में। ये हम लोगों का वॉल यहाँ से आएगा और ऐसे आकर के टर्न करने वाला है। अब ये कैसे हम लोग करेंगे, तो इस लाइन को एक और आपको अब शॉर्टकट बताते हैं। एक तो ये लाइन है, आप डायरेक्टली यहाँ से इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चलिए इसी को ये भी रखिए, अभी आपको एक फिलेट कमांड बताना था, वो अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि ये पहले ही हार्ड हो रहा होगा, ठीक है। अब ये हम लोग लाइन कनेक्ट कर दिए। अब आपको बताएं कि ब्रिक वॉल में कंटिन्यूएशन होना चाहिए, तो इस वाले लाइन को आप ट्रिम कर देंगे, इस वाले लाइन को आप ट्रिम कर देंगे, इसको भी आप ट्रिम कर देंगे, इसको भी आप ट्रिम कर देंगे। अब आप इस फिगर को सही से देखिएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस हो रहा है सब लाइन्स ही। ये वॉल यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका ब्रिक वॉल है। अब यहाँ पे ये लाइन इस तरह से बना हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रिक वॉल यहाँ पे तो एंड है, आगे जा नहीं रहा है क्योंकि लाइन आ गया है। लाइन आ गया इसका मतलब है कि यहाँ से टर्न होगा, ये यहाँ से टर्न होगा, और ये बीच वाला जो दो है ये आपका स्टेप्स है। और ये सामने में जब आप गेट देंगे, चाहे छोटा गेट दे चाहे पूरे साइज़ का गेट दे, तो ये आपको यहाँ से आप अंदर घुस जाएंगे। अब आप इसको देखेंगे सही से तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आप वॉल को ऊपर की तरफ मूव कर दिए हैं और आप यहाँ पे 2 स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप से हो गया होगा, मगर आपको इसको, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आया अब तक, आप इसको दोबारा जा कर के सुनिएगा, एक एक कमांड जो हम लोग यूज़ किए हैं और वो कहाँ पे यूज़ किए और क्यों यूज़ किए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से ऑटोकैड की चीज़ें ऐसी होती चली जाएंगी, ऊपर की तरफ जाते चला जाएगा, ठीक है। हम लोग डायमेंशन लाइन सेट कर लिए। हम लोग यहाँ पे आपको एक नया कमांड बताया, ब्रेक कमांड, कि ब्रेक कमांड में किस तरह से आप लाइंस को ब्रेक करते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि अभी जो हम आपको यहाँ पे सिखाए, ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए, ये कंटिन्यूएशन अभी आपको हर तरफ चाहिए। यहाँ पे भी ये लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रिक वॉल में आप इस वाले ब्रिक वॉल को ला करके इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आप होल्स बनाते हैं और इसके जो ब्रिक्स होते हैं, जो आपके लास्ट में जिसको हम लोग बैट्स बोलते हैं, वो अंदर जाते हैं इस वॉल में यहाँ तक इस तरह से। तो यहाँ पे जंक्शन प्रॉपर होता है। तो ये वाला लाइन को क्या करेंगे हम लोग, अब ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे, कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और इस वाले को भी ट्रिम कर देंगे। अब ऐसा प्रॉब्लम हर जगह पे हो रहा है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है सेम। हम लोग इन सारे लाइंस को ट्रिम करेंगे क्योंकि ये पूरा ब्रिक वर्क जो है ये कंटिन्यूस दिखना चाहिए। इस जंक्शन पे भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग लाइंस बनाते हैं तो ये बीच में ये सब लाइन, क्योंकि पहले अगर हम लोग तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत कैलकुलेशन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में सारे लाइंस को बना लेते हैं और बाद में हम लोग इसको ट्रिम कर देते हैं। तो ट्रिम किस किस लाइन को करना है ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि ब्रिक वर्क कंटिन्यूस रहता है। अब कैसे कंटिन्यूस दिखाना है वो आप ड्राइंग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे से ब्रिक वर्क तो कंटिन्यूस होना चाहिए था। अब सारे में आप देखेंगे कि कहीं पे भी कोई लाइन ऐसा नहीं बचा है, तो अब आपका ब्रिक वर्क जो है वो कंटिन्यूस हो चुका है, ठीक है। अब आपको दिखाना है इसमें टेक्स्ट कि आपको, अब आप बताना चाहते हैं कि आपका रूम का साइज़ आप बता चुके हैं हर तरफ से। आप एक चीज़ नहीं बताए हैं, वो है ये वाले पोर्शन का विड्थ कितना है, क्योंकि अगर आप बाहर में देखिए तो आप 3450 बता चुके हैं। अब आप ऑटोकैड में बनाए हैं वो तो आपको पता है, मगर अगर आप साइट इंजीनियर्स को देख रहा है उसको ये तो मिल जाएगा mm में 3450 mm, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये गेट के लिए कितना जगह आप छोड़े हैं और ये वाले रूम का इनर डायमेंशन कितना है। वॉल 150 है ये उसको पता है, ये वाला वॉल 300 है ये उसको पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी एक साइड में, जैसे अगर हम लोग यहाँ बाहर के साइड में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह है, तो हम लोग अगर यहाँ पे ये डायमेंशन इस तरह से दिखा दें, इसको थोड़ा हम लोग बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो अब अगर आपको कहा जाए कि इस पूरे बिल्डिंग में हर एक जगह का आप साइज़ बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको ऊपर के साइड से वॉल मिल गया, रूम मिल गया, ये वॉल मिल गया, ये रूम मिल गया, सारा डायमेंशन मिल गया।
इधर के साइड से आपको सारा डायमेंशन मिल गया और आप इसका भी डायमेंशन बता दिए। तो आपको जब पता है कि ये टोटल 10,000 है तो आप ये 300 वॉल माइनस करेंगे, ये 300 वॉल माइनस करेंगे, फिर आप ये 2100 माइनस करेंगे और ये 150 माइनस करेंगे, तो आपको ये हॉल का साइज़ भी मिल जाएगा। कैलकुलेशन से चेक करके देख लीजिए, 10,000 में से माइनस करना है 300 प्लस 300 ये वाला 600 प्लस 2100 तो 2700 और प्लस 150 तो 2850 आपको 10,000 में से माइनस करना है। तो 10,000 में से आप 2850 माइनस करेंगे तो ये आपको 7,150 mm बचना चाहिए। आप इसको डायमेंशन से मेज़र करके देख लीजिए कि ये 7,150 हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब है कि आप जो कैलकुलेशंस वहाँ पे दिखा रहे हैं, आप जो अभी तक साइज़ सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग अब रूम का नाम लिखने वाले हैं और उसका साइज़ लिखने वाले हैं। जैसे हम लोग अपनी बिल्डिंग ड्राइंग जब पढ़ते हैं क्लास में तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूम का नाम लिखते हैं और यहाँ पे उसका डायमेंशन जो होता है, क्लियर डायमेंशन, हम लोग वो मेंशन करते हैं। बाद में हम लोग क्लियर डायमेंशन हटा देंगे क्योंकि हम लोग डायमेंशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर के लिए अभी हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसको लिखने के लिए कमांड कहाँ पे आता है, अब तक आप देख चुके होंगे स्क्रीन पे कि ये आपका ड्रॉ कमांड में नीचे यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ है, ये आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट है। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट, अब इसको आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं, आपको कमांड में ये ड्रॉ में मिलेगा और यहाँ पे आप देखेंगे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट में। अब इसमें आपको दो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जब आपको एक सिंगल लाइन में कुछ लिखना है तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, जब आपको 2-3 लाइन्स में या बहुत सारे लाइन्स में लिखना है तो हम लोग मल्टीपल लाइन टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। बट इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता क्योंकि आप सिंगल लाइन टेक्स्ट में भी आप जब एंटर कर देंगे कुछ लिखने के बाद तो वो नेक्स्ट वाला लाइन आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोई सा भी यूज़ कर लें, तो हम लोग अभी जैसे मान लीजिए मल्टी लाइन ही कर लेते हैं या सिंगल लाइन कर लेते हैं, तो क्योंकि हम लोगों को कमांड यहाँ पे शॉर्टकट में ये मिल रहा है ईजिली, तो हम लोग क्या करें, इसमें भी मल्टी लाइन ही दिखा रहा है तो हम लोग मल्टी लाइन ही यूज़ कर लेंगे, उससे कोई इशू नहीं होगा। मल्टी लाइन में भी हम लोग सिंगल लाइन लिख करके ही ख़त्म कर देंगे तो भी वो कुछ इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको यूज़ करने के लिए अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जो हम आपको लिखे थे जब यहाँ पे ये डायमेंशंस, तो अभी हम आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या आएगा कि जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मतलब कहाँ से आपको लिखना है। तो आप मान लीजिए अभी यहाँ पे इस तरह से क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको ये देखिएगा कि स्क्रीन पे इतना बड़ा सा एक बॉक्स खुल के आ गया है और यहाँ छोटा सा आपका कर्सर आ रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे हॉल। अब ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो वो तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, तो वापस आप बैक स्पेस करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को छोटा करना पड़ेगा थोड़ा और कहीं बाहर में क्लिक करना पड़ेगा। अब जब आप आके देखेंगे तो यहाँ पे रूम के अंदर में एक बहुत ही छोटे से फॉन्ट में ये हॉल लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जबकि आप टेक्स्ट का हाइट तो आप 300 कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपका ये जो डायमेंशन जो आप वर्ड लिखे हैं इसका आपको ये बहुत छोटा आ रहा है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने से अच्छा है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे भी हम लोग सारा डायमेंशन वगैरह का सेट किए, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का भी सेट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आप जाएंगे तो देखेंगे क्योंकि आप फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं तो यहीं से आपको ये डायमेंशन स्टाइल भी मिलता है। ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आपको डायमेंशन में भी मिल जाता है, मगर ये आपको फॉर्मेट के अंदर भी मिल जाता है। यहाँ से भी आप डायमेंशन स्टाइल चेंज कर चुके हैं अपना। अब इसमें आप देखेंगे टेक्स्ट स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ से आपको एक तो मिल जाएगा टेक्स्ट स्टाइल फॉर्मेट में से, दूसरा आपको मिल जाएगा ये यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए ये टेक्स्ट स्टाइल लिखा हुआ है डायमेंशन स्टाइल के पहले। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, जो यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट है उसका ऑप्शन आपको यहाँ दिया है। फाइल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, सेव करने का जितना भी ऑप्शन है, ओपन करने का, प्रिंट करने का, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे बने हुए हैं। तो अभी तो फाइल वाले में क्या है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, कंट्रोल एस करेंगे सेव हो जाएगा। अभी प्रिंट वगैरह का हम लोगों को काम नहीं है, इसलिए अभी हम लोग ये सब चीज़ नहीं जान रहे हैं। तो अब फॉर्मेट में से आकर के चाहे तो टेक्स्ट स्टाइल कीजिए, चाहे यहाँ पे से कर लीजिए। अब आपका ये टेक्स्ट स्टाइल का बॉक्स खुल गया है। अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ सेट करना है। तो स्टाइल नेम तो कुछ नहीं होता, आप जो भी नाम रख लीजिए उसका, जैसे भी आप टिपिकल रखे थे उसमें, इसमें एज इट इज़ रहने दीजिए। फ़ॉन्ट में आपको फ़ॉन्ट नेम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा फ़ॉन्ट होता है। हम लोग अभी क्या करते हैं, जैसे एरियल ले लेते हैं। तो एरियल हम लोगों का एक ठीक सा फ़ॉन्ट होता है, तो हम लोग एरियल यूज़ कर ले रहे हैं। अब ये आपको कह रहा है कि हाइट कितना होगा, तो हाइट क्योंकि हम लोगों का 0.0 बाई डिफ़ॉल्ट अभी आप देखिए यहाँ पे था, इसलिए वो आपको सबसे छोटे साइज़ का आपको टेक्स्ट आया था। हम लोग क्या करते हैं, अभी 300 ट्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो 200 कर देंगे। तो हम लोग 300 का हाइट ले ले रहे हैं। और इसमें अभी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि अगर आप AABBCD लिखिएगा, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे अगर डैड लिखें उसका प्रीव्यू देखें तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो
तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब ये 300 और ये एरियल मेरे फॉन्ट पे अप्लाई हो गया है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखिए मेरा जो ये फॉन्ट लिखा हुआ था ये भी चेंज हो गया, क्योंकि आप सारे फॉन्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब ये ऐसे ही आएगा। अब ये तो क्योंकि हम लिख रखे हैं इसलिए हम इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, अब आना है मल्टी लाइन टेक्स्ट में। अब आप जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे कि 300 mm के साइज़ का ABC लिख करके आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे जैसे आप रूम में अगर आप यहाँ पे लिखने वाले हैं बेडरूम 1, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर, तो आपको ऑपोजिट कॉर्नर जो है वो 0 डिग्री में दिखाना है, क्योंकि अगर आप 0 डिग्री पे दिखाइएगा, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिखाइएगा, तब आपका जो फॉन्ट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, वरना वो क्या होगा, ऐसा वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक्स एक्सिस में आना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जितना दूर हम आए उतना लंबा हमको ये बॉक्स मिल गया, उतना लेंथ का। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे रनिंग लेटर्स में बेडरूम 1। अब ये बॉक्स का जितना स्पेस हम लिए थे लेंथ, उतना में मेरा ये टाइपिंग हो गया। अगर इनकेस मेरा टाइपिंग नहीं होता, जैसे हम लिखते हैं बेडरूम एंड हॉल, अब ये देखिए आपको नेक्स्ट लाइन में चला गया। लेकिन अब हमको नेक्स्ट लाइन में इसको नहीं दिखाना है, हमको अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको दिखाना है मास्टर बेडरूम, अब ये एक ही लाइन में दिखाया जाता है क्योंकि ये एक वर्ड है एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को ड्रैग करके थोड़ा और इधर ले आएंगे, जितना में मेरा ये वर्ड जो है ये एडजस्ट हो जाए। अब जब मेरा ये टाइपिंग हो गया तो हम कहीं भी बाहर में लेफ्ट क्लिक करेंगे, मेरा ये राइटिंग हो गया। अब ये दूसरे रूम में घुस रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे। मूव कमांड लेंगे, इसको थोड़ा सेंटर पे कर देंगे। अगर हमको लग रहा है कि नहीं अभी भी ये प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको डबल लाइन में ही करना है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग फिर एंटर कर देंगे, तो ये मेरा मास्टर बेडरूम जो है वो डबल लाइन्स में आ जाएगा। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि सेंटर लाइन पे बिल्कुल लिखें, जैसे बॉक्स के सेंटर में लिखें, क्योंकि ये भी लेफ्ट में अलाइंड है, तो यहाँ पे आपको ये वाला बॉक्स आ रहा होगा। इनकेस अगर किसी के पास ये बॉक्स नहीं आ रहा हो तो जब आप ये टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इसमें जब अंदर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यू आएगा। इस राइटिंग के अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में जब राइट क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू आएगा। मेन्यू में आपको ये वाला ऑप्शन जो है शो टूल बार, ये अगर आपका क्लिक नहीं किया रहेगा तो ये बॉक्स आपको नहीं दिखेगा। अगर आप इसमें राइट क्लिक कर देंगे तो आपको ये बॉक्स दिखेगा। अब इसमें आपको देखिए ये अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, ये सेंटर पे आ गया। ये आप लाइंस के बीच में लिखना चाहते हैं वर्टिकली तो ये वो हो जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे 300 है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपने स्टाइल मैनेजर में से ही चेंज कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। अब इसके बाद इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये आपका टाइपिंग हो गया। अब ये मास्टर बेडरूम है, इसको सेंटर पे मूव करना है, सेंटर पे मूव कर दीजिए। इसमें भी आपका ऑर्थो कमांड जो है वो इसमें भी लागू होता है, जैसे लाइन में लागू होता है। अभी आप ऑर्थो कमांड ऑफ है तो आप इसको कहीं भी हम 360 डिग्री में मूव कर पा रहे हैं। जैसे हम ऑर्थो कमांड ऑन कर देंगे F8 प्रेस करके, ये सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई में जाएगा। तो हम लोग ऑर्थो कमांड ऑफ करेंगे, इसको सेंटर पे कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि बार बार जो है इसको लिखना नहीं है। अब एक बार आप यहाँ लिख दिए, फिर से आप वापस मल्टी लाइन टेक्स्ट में आने की जरूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कमांड आपको बताए थे CO इंटर, कॉपी कीजिए। अब आपको स्ट्रेट लाइन में कॉपी करना है क्योंकि आपको ये सारा फॉन्ट जो है वो एक लाइन में लिखा होना चाहिए, जैसे डायमेंशन के साथ किए थे। तो ऑर्थो कमांड ऑन कर दीजिए, इसको इस रूम के सेंटर में कहीं भी अलाइन कर दीजिए, इसको इस रूम के सेंटर में अलाइन कर दीजिए। अब एक्स एक्सिस का काम हो गया। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और कॉपी करके फिर नीचे वाई एक्सिस में यहाँ सेंटर में इसको इस तरह से पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब इसका नाम मास्टर बेडरूम है, इसको हम लोग अभी स्टेयरकेस मान लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये एक फैमिली ही दोनों फ्लोर पे रहने वाली है, तो ये हो जाएगा स्टेयरकेस, ये हो जाएगा मास्टर बेडरूम 2, ये हो गया हम लोगों का टॉयलेट, ये हो गया हम लोगों का कॉमन टॉयलेट लिख सकते हैं या टॉयलेट लिख सकते हैं, नॉर्मल टॉयलेट ही लिख देते हैं। उसका गेट देख के वो समझ में आ जाता है कि वो कॉमन है कि वो अटैच्ड है। इसका गेट हम लोग जैसे इधर बनाएंगे, इसका गेट इधर बनाएंगे तो वो ऑब्वियस है, समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग नाम रख देंगे किचन। तो आप देखिए कितनी आसानी से आपका ये टेक्स्ट वाला काम भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसमें क्या किया, डायमेंशन अभी नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत, जैसे अब ये फॉन्ट जो है ये बहुत बड़ा है ड्राइंग के हिसाब से, तो हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। हम लोग वापस से फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर में 300 को हम लोग क्या करेंगे 200 कर देंगे। अप्लाई करना होगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा तो वो चेंज नहीं होगा। अभी देखिए अब आपको ये फॉन्ट ठीक लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो गया है और
ड्राइंग के हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि ड्राइंग का जब आप प्रिंट करेंगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का पूरा घर का एक जनरल आइडिया। अब आप एक या तो इस तरह से आप ड्राइंग बनाते हैं, अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग कंप्लीट नहीं बनाए हैं। एक आप इस तरह से बनाते हैं, या फिर एक आप क्या करते हैं कि इसके अंदर में आप बेड्स दिखाते हैं, आप हॉल में सोफ़ा सेट दिखाते हैं, उसका लोकेशन भी दिखाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से कि वो इंटीरियर का काम भी आप दिखाते हैं कि इंटीरियर में बेड कहाँ पे होना चाहिए, विंडो कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सोफ़ा सेट कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब इसमें दिखा सकते हैं। तो दोनों तरीके से, अगर क्लाइंट को कभी सिर्फ ये बताना होता है कि रूम कैसे कैसे डिवाइड करना है, एक अच्छे से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप ये तरीका दिखा सकते हैं कि ऐसे डिवाइड करना है। अब वो बोलेगा कि नहीं इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बेड कैसे होगा, इसमें बाथरूम का जो जैसे कमोड किधर हम लोग सेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अब हम लोग डीप होते चले जाएंगे और अंदर अब चले जाते जाएंगे। अभी हम लोगों का ये पहला काम हो गया, इसमें हम लोग टेक्स्ट वगैरह जो है ये सेट कर लिए। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों को डोर लगाना है और विंडो बताना है। अब डोर्स एंड विंडो का कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कितने टाइप्स के डोर होते हैं, उसका जनरल जो साइज़ होता है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी में। अगर हम लोग बात करेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के अंदर में डोर्स एंड विंडोज़ एंड स्टेयरकेस ये टॉपिक आता है। मतलब डोर्स एंड विंडो अलग यूनिट आता है, स्टेयरकेस अलग यूनिट आता है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टेयरकेस के बारे में, जैसे कल हम बता रहे थे कि डॉग लेग्ड स्टेयरकेस होता है, तो उसी तरह से आपको एक ड्राइंग दिखाए थे जिसमें आपको ओपन लेवल स्टेयरकेस दिखाए थे, क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस भी उसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये सारे जो नाम होते हैं स्टेयरकेस के, इनके पोजीशन के हिसाब से, इनके शेप के हिसाब से नाम होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के अंदर। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको उसका एक जनरल आइडिया ले लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब कभी ड्राइंग बना रहे हैं तो हर बार आप डॉग लेग्ड स्टेयरकेस ही नहीं देंगे। जो जनरल हम लोग अपने घरों में देखते हैं जो 2 फ्लाइट्स वाले होते हैं, तो वो हम लोग जनरली हर बार नहीं देते हैं। कई बार स्पेस ज़्यादा होता है या रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो उस केस में हम लोग फिर क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस भी देते हैं, कई बार हम लोग सर्कुलर स्टेयरकेस भी देते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि बेसिक इनका फंडा क्या होता है, किस तरह से हम लोग स्टेप्स का जो साइज़ होता है वो क्या टिपिकल साइज़ होता है, क्या हाइट हम लोग लेते हैं स्टेप्स का, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये एक कैलकुलेशन का पार्ट होता है, हम आपको आज करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग स्टेयरकेस का हाइट वगैरह डिसाइड करते हैं। तो ये एक अपने आप में कैलकुलेशन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बाकी जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि ऑटोकैड के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको दे सके, बट पूरा थ्योरी ऑब्वियसली कवर नहीं हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, अब डोर्स एंड विंडो के बारे में एक जनरल आइडिया समझा देते हैं। जो डोर का हाइट होता है वो टिपिकल आपको होता है 2.1 मीटर, या फिर उसको आप फिट में अगर कहें तो आप 7 फीट कह सकते हैं कि 7 फीट जो होता है वो आपके घर में लिंटल का स्टैंडर्ड हाइट होता है। जो आपका लिंटल्स प्रोवाइड होता है वो 2.1 मीटर की हाइट पे प्रोवाइड होता है। तो 2.1 मीटर, तो इसी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लिंटल के ऊपर आपका ब्रिक वॉल रहेगा जो आपके रूफ को सपोर्ट करेगा। तो लिंटल जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो लिंटल क्या होता है, बेसिकली एक तरह का बीम होता है। अब उस लिंटल के नीचे आप चाहें तो कोई भी ब्रिक वर्क नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो लिंटल जो क्या करेगा कि उसके ऊपर जो लोड आ रहा है ब्रिक वर्क का, और जो फ्लोर का लोड जनरली नहीं आता है लिंटल के ऊपर, क्योंकि बिल्डिंग इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि फ्लोर का लोड जो होता है वो उसके नीचे जो बीम होता है उस पर जाता है, और वहाँ से वो बीम से लोड कॉलम्स में चला जाता है, और कॉलम से नीचे ग्राउंड में चला जाता है। तो लिंटल का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि एक तो नीचे ओपनिंग प्रोवाइड करना, जैसे हम लोग 2.1 मीटर पे दिए हैं तो उसके नीचे वाला जो पोर्शन है हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, ये एक उसका काम होता है। और दूसरा कि अपने ऊपर थोड़ा सा वो जो लिंटल से लेके जो आपके रूफ तक का हाइट होता है उसका जो हाइट है उतना में जो आप ब्रिक वर्क करेंगे उसको सपोर्ट करना। ठीक है, अब ये हो गया, आपको लिंटल पता चल गया कि लिंटल क्या होता है। अब लिंटल हम लोग जनरली 2.1 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं, ये आपको याद कर लेना है, वैसे आप पढ़ रखे होंगे। इसको हम लोग फिट में कन्वर्ट करें तो 7 फीट होता है। तो 7 फीट हम लोगों के डोर का हाइट होता है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाएंगे तो क्योंकि जब हम लोग लिंटल दिए हैं 2.1 मीटर पे, वहाँ से हम लोग डोर नीचे की तरफ आगे, आप सोचिए कि जब आप लिंटल लेवल से सोचिएगा तो आप लिंटल से 2.1 मीटर नीचे आते हैं तो आपका फ्लोर लेवल आता है। तो आप लिंटल से लेकर के फ्लोर तक का जगह खाली छोड़ देते हैं तो आप इसको कहते हैं कि ये डोर का जगह है। उसी तरह जब आप लिंटल से स्टार्ट करेंगे और कुछ हाफ डिस्टेंस तक जाएंगे तो वो आपका विंडो होना चाहिए। अब आप विंडो को वैसे भी सोच सकते हैं कि आप अपने घरों में विंडो को देखते हैं तो विंडो आपका फ्लोर लेवल से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से ऑब्वियसली थोड़ा हाइट 3 फीट का 4 फीट का डिपेंड करता है कौन कितने हाइट पे रखना चाहता है। प्राइवेसी के हिसाब से ध्यान रखा जाता है कि अब विंडो किस तरह का है, जैसे बाहर विंडो के बाहर क्या है, अगर आपका जैसे कोई स्ट्रीट है, कॉलोनी है, तो उसका अगर रोड है तो वो किस हाइट पे है, क्योंकि आपका प्लिंथ अगर आप रोड से पहले ही ऊंचा रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 फीट या 2.5 फीट ऊंचा रखते हैं तो रोड लेवल से 2.5 फीट आपका प्लिंथ रहा,
उसके बाद आप अगर रूम में आप लगभग अगर 3 फीट का अगर आप हाइट दे देते हैं, उसके बाद आप विंडो स्टार्ट करते हैं, तो आप जब रोड के हिसाब से देखिएगा तो आप ऑलमोस्ट 5.5 फीट के आसपास जो है वो आप ऊपर जा रहे हैं। अब एक एवरेज पर्सन का जो हाइट होता है वो 5 से 6 फीट के बीच में होता है, या फिर अगर कहें तो 5.5 फीट के ही आसपास होता है। तो अगर हम प्राइवेसी मेंटेन करने की बात कहें तो रोड पे चलता हुआ आदमी अगर आपका 3 फीट पे विंडो रहेगा तो उसको डायरेक्टली रूम के अंदर कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये एक कंसर्न होता है कि हम लोग विंडो का जो हाइट होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं। अब आपको दूसरा कंसर्न होता है कि विंडो प्रोवाइड करते हैं हम लोग क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी। तो क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक वॉल पे विंडो प्रोवाइड करते हैं, उसके सामने वाले वॉल पे आपका डोर प्रोवाइडेड है, और फिर उसके बाद जो दूसरे रूम का जो कोई सामने वाला जो और दीवार होगा वो फॉर एग्जांपल अगर आपका वहाँ भी विंडो है, तो जब आपका अगर वो ये जो वॉल है सारा, अगर हम लोग नॉर्थ साउथ की बात करें, जैसे ये वाला इस रूम का एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एक वॉल है, मान लीजिए इस पर आपका एक विंडो है, यहाँ पे आप एक डोर प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पे भी आपका एक डोर का ओपनिंग है, और इसके बगल में मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का विंडो है। तो अगर ये नॉर्थ साउथ हो या ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन हो, तो जब विंड ब्लो करेगा तो विंड आपको इस डायरेक्शन में यहाँ इस गेट से और इस विंडो से घर में घुसेगा। अब क्योंकि उसमें अपना कोई वेलोसिटी होता है तो वो ट्रैवल करेगा, तो उसको सामने इस वाले पोर्शन में यहाँ ओपनिंग मिलेगा गेट का, तो ये इस गेट से अंदर आना चाहेगा और फिर इसको यहाँ से ये विंडो मिल जाएगा, तो ये यहाँ से आता हुआ एयर जो है वो इस गेट और विंडो के थ्रू होते हुए बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन, कि हवा को आप ऑब्स्ट्रक्ट तो किए, इस बिल्डिंग की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आया उसमें उसके स्पीड में, लेकिन वो क्या हुआ कि वो जो भी ओपनिंग्स उसको मिलता है उस ओपनिंग्स के थ्रू होते हुए वो ट्रेवल करके बाहर निकल जाता है। कुछ पोर्शन अंदर रह जाता है जिसको आप कहते हैं कि आपका रूम में जैसे आपको अच्छा हवा आता है तो वो वही वाला एयर होता है जो यहाँ ट्रैप्ड रह जाता है, अब बाकी एयर जो होता है वो आपको विंडो और गेट के थ्रू होकर बाहर निकल जाता है। तो इस क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी कई बार आप विंडो का साइज़ जो है वो बड़ा रखते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि किचन्स वगैरह में छोड़ के, टॉयलेट्स वगैरह में छोड़ के बाकी सब जगह जो आपके विंडोज़ होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। आप एक डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 फीट दे देते हैं, डेप्थ में आप उसको 4 फीट दे देते हैं। तो इसके पीछे का प्लानिंग यही होता है। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पहले कि बाहर में क्या पोर्शन है आपका, अगर ये बैकयार्ड में है तो आप विंडो डाउन भी रख सकते हैं क्योंकि ये आपका ही प्लॉट है, या फिर यहाँ पे कोई दूसरा बिल्डिंग है तो अगर आप उसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे आप अपना प्रॉपर्टी लाइन छोड़े हुए हैं तो आपके पास ये प्रॉपर्टी भी जो है ये आप ही का है, तो इन सब जगहों पे आप विंडो का हाइट थोड़ा नीचे भी रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग विंडो के स्टैंडर्ड हाइट की बात करें तो जो एक स्टैंडर्ड, अगर आप बड़े मास्टर बेडरूम में अगर आप विंडो देखेंगे तो 1200 बाई 1200 का हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं। इसका कोई वो लिमिटेशन नहीं होता है कि आप मिनिमम हाइट विंडो का आपको कुछ प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जितना छोटा प्रोवाइड करेंगे उतना कम वेंटिलेशन रूम में होगा। तो कई बार लोग जैसे 2 छोटे छोटे विंडोज़, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो सब आपके चॉइस के ऊपर है कि आप रूम का प्लानिंग किस तरह से करते हैं, आपका बेड कहाँ पे आएगा रूम में, आपके कबर्ड कहाँ पे आएंगे रूम में, उस हिसाब से ही आप विंडो जो है वो डिसाइड करते हैं। कई बार लोग यहाँ भी विंडो देते हैं, एक बड़ा सा विंडो, एक यहाँ भी विंडो देते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर वाला रूम है, अगर दोनों तरफ आपका प्रॉपर्टी में आपका स्पेस है तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन और अच्छे से होगा। जो एयर यहाँ आएगा वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, तो उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ एयर का फ्लो जो होगा वो अच्छा रहेगा। तो कोशिश करना है कि बिल्डिंग में कम से कम 30% ऑफ द वॉल जो होगा वो हम लोग ओपनिंग दे, लेकिन 70% जो है वो हमारा ब्रिक वॉल रहे या कॉलम्स एंड बीम्स रहे, क्योंकि वो आपके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देगा। अब ये 30% एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, इन जनरल एक आइडिया दिया जाता है कि हर रूम में एटलीस्ट एक विंडो रहे, एक विंडो रहेगा तो बहुत ज़्यादा एरिया वो नहीं कवर करेगा। ठीक है, अब विंडो का साइज़ हम लोग समझ गए कि अगर मास्टर बेडरूम है तो 1200 बाई 1200 कर सकते हैं। अगर आपका जैसे ये स्टेयरकेस है इसमें तो विंडो का कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं, इसमें तो आपको सिर्फ जो आपका लैंडिंग लेवल होगा वहाँ पे हम लोग एक ओपनिंग देते हैं वेंटिलेशन के लिए, तो वो तो आपको दूसरे हाइट का होता है, वो आप जो आपका फ्लोर लेवल होता है आप उस पूरे फ्लोर लेवल पे उसको ओपनिंग छोड़ देते हैं। टॉयलेट्स वगैरह में हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, विंडो नहीं प्रोवाइड करते हैं। वेंटिलेशन आप 1.5 फीट बाई 1.5 फीट भी दे सकते हैं, आप 1 फीट बाई 1.5 फीट भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि फ्लोर का हाइट कितना है प्लस आपको कितना वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे इसमें आपको वेंटिलेशन थोड़ा बड़ा लगेगा, इसमें वेंटिलेशन थोड़ा छोटा लगेगा, तो ये सब क्राइटेरिया होगा। किचन में आप एक साइड में विंडो दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप विंडो देंगे तो गैस का जो कनेक्शन होगा आपका वो उससे थोड़ा हट के रहे, ताकि वो क्रॉस वेंटिलेशन में मतलब वो ना हो जाए गैस, जैसे किसी वक्त आपको पता चला कि गैस का फ्लेम बुझ गया और गैस ऑन है, तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से ऐसा ध्यान रखना पड़ता है विंडो देने समय कि अगर हम लोग यहाँ विंडो दे रहे हैं तो गैस का कनेक्शन जो है वो इस कॉर्नर पे हो, ताकि आपको जो एयर यहाँ से जाए और ये इस गेट के थ्रू अगर बाहर होकर निकलना चाहे तो इस डायरेक्शन में कहीं पे आपका गैस नहीं रखा हुआ हो। ठीक है, तो हम लोग का प्रोवाइड, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि हम लोग गेट्स, डोर्स एंड विंडोज़ किस तरह से प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, डोर का जो आपको होता है हाइट तो हम लोग बता दिए कि 2.1 मीटर होता है। विथ जो होता है डोर का वो इन जनरल जो जनरल प्रैक्टिस होता है वो 3 फीट का होता है कि आपको 3 फीट का डोर रखना चाहिए। अगर आपको जैसे अब ये मास्टर बेडरूम है, हो सकता है आप इसमें कोई एक ऐसा फर्नीचर अंदर ले जाना चाहें जो एक छोटे छोटे पार्ट्स में असेंबल नहीं होता। जैसे बेड के साथ क्या होता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में असेंबल किया हुआ रहता है। आप बेड का जो हेड वाला पोर्शन होता है आप उसको अलग निकाल सकते हैं, टेल वाला पोर्शन आप अलग निकाल सकते हैं जिस तरफ हम लोग पैर रखते हैं, और जो बीच का पोर्शन होता है उसको भी आप अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आप उसका डायरेक्शन चेंज करके आप 3 फीट के रूम में भी आप 3 फीट का अगर डोर होगा तो आप उसमें अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन बहुत कई बार जैसे आप सोफ़ा सेट वगैरह होता है या आपका कबर्ड होता है, कबर्ड आपको छोटे छोटे जो यूनिट्स में नहीं होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा ही विथ का होगा या कोई भी एक ऐसा सामान जो आप रूम में ले जाना चाहते हैं जो ज़्यादा विथ का होगा, तो हम लोग उस केस में कोशिश करते हैं कि 3.5 फीट का हम लोग रूम गेट का ओपनिंग दें। 3.5 फीट बहुत ज़्यादा, अगर आपको डबल गेट का रखना है तो आप 4 फीट भी दे सकते हैं। 4 फीट ओपनिंग दे देंगे तो आप 2 उसमें पैनल लगा देंगे तो आपको वो 4 फीट का आपको गैप मिल जाएगा। तो वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो जनरल हम लोग जो प्रैक्टिस रखेंगे अभी वो हम लोग रखेंगे 1 मीटर का। 1 मीटर 3.5 फीट के अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो हम लोग ना 1 mm में काम कर रहे हैं, तो हम लोग 1000 mm का यहाँ पे गेट देंगे। इस रूम में भी हम लोग 1000 mm का गेट देंगे। स्टेयरकेस में तो अब क्योंकि कोई गेट देने की ज़रूरत है नहीं, ये तो वॉल हम लोगों का हट जाएगा, ये तो आपको डायरेक्टली यहाँ से स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। अब टॉयलेट में, तो टॉयलेट में इन जनरल 2.5 फीट का डोर देना चाहिए। मार्केट में जो हम लोग रेडीमेड डोर्स आता है वो हम लोग जनरली टॉयलेट्स वगैरह में प्रोवाइड करते हैं। बेडरूम्स वगैरह में तो हम लोग वुडन डोर देते हैं, लेकिन टॉयलेट्स वगैरह में हम लोग रेडीमेड डोर्स आते हैं तो हम लोग वो देते हैं, तो वो आपको 2.5 फीट का जनरली आपको मिलता है। कई बार लोग 2 फीट का भी दे देते हैं। तो जैसे ये अटैच्ड बाथरूम है तो इसमें आप 2 फीट का डोर दे सकते हैं, लेकिन ये जैसे आपका जनरल बाथरूम है इसमें आप वॉशिंग मशीन भी अंदर ला के रखेंगे तो 2.5 फीट मिनिमम जो है वो आपका डोर का जो यहाँ पे विथ होगा ये होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें एक तो पहले याद रखनी है, दूसरा कि ये आपको यहाँ पे एक टेबल बना करके इस तरह से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब हम लोग यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ बना देंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग बताए थे कि रूम के अंदर में कोई भी डायमेंशन का काम नहीं करना है। तो जब डायमेंशन का काम रूम के अंदर में नहीं करना है तो यहाँ पे आप जो डोर देंगे और यहाँ पे जो आप डोर देंगे तो इन दोनों का विथ कितना है ये कैसे पता चलेगा, और हाइट कितना है ये कैसे पता चलेगा। आपको पता है क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आपको पता है कि 2.1 मीटर हाइट होता है, लेकिन कहीं आप छोटे साइज़ का या बड़े साइज़ का गेट देना चाह रहे हो तो फिर उस केस में क्या होगा, तो आपको यहाँ पे एक बाहर में एक टेबल बनाना पड़ता है, और टेबल बना करके इन सारे डोर्स का जो है ना वो आपको मार्किंग करना पड़ता है। जैसे इसका आप नाम देंगे D1, अब ये और ये सेम साइज़ का है तो ये और ये दोनों D1 हो जाएगा, इसका भी नाम देंगे D1, इसका भी नाम देंगे D1। अब ये डोर अलग साइज़ का है यहाँ पे तो इसका नाम देंगे D2, ये अलग साइज़ का है तो इसका नाम देंगे D3। अब टॉयलेट इस वाले का और किचन का डोर अगर एक साइज़ का है तो दोनों हो जाएगा आपका D3। तो D1, D2 और D3 तीन आपका डोर आएगा और तीनों का आपको यहाँ पे साइज़ प्रोवाइड करना है। अब ये हो गया थ्योरी वाला पार्ट। अब आते हैं हम लोग ऑटोकैड पे और काम करते हैं। अब डोर्स एंड विंडोज़ का सिंबल कैसा होता है, तो हम आपको पहले एक डोर बना के दिखाते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डोर किस तरह से बनाया जाता है। अब फिर उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से ये डोर जो होगा ये हम लोग बनाएंगे। अब देखिए ये आपका एक डोर का सिंबल होता है, मतलब अब ये हम लोग क्या बनाए, हम लोग ये 1000 mm का आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है आपका डोर। अब ये डोर क्या है, ये अभी खुला हुआ है, जब आप इसको बंद करेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन लेगा, तो हम लोग ये दिखाते हैं कि ये कौन सा पाथ लेगा। ये हो गया आपका डोर क्लोज होने का पाथ, और ये लास्ट में आके यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए तो बिल्कुल ये इस वॉल के आउटर एज पे ही आप डोर देते हैं, इनर एज पे तो आप डोर देते नहीं हैं, वो तो अंदर की तरफ आपका पोर्शन रह जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग डोर का सिंबल दिखाते हैं। अब इसी तरह से हम लोग सारे में डोर बनाते हैं, लेकिन अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि हम ये डोर जो है ये बनाए कैसे थे। तो हम लोग इसको पहले अंडू करते हैं। अब आपको बेसिक कमांड समझाते हैं कि हम क्या किए थे। हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ता है कि डोर कहाँ दे रहे हैं। तो डोर हम लोग इनर वॉल पे नहीं देखे, अक्सर आप देखेंगे कि जैसे आपका ये रूम का, ये आप हॉल से देख रहे हैं तो ये सामने वाला वॉल है आपका, तो सामने वाले वॉल में ही आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखते हैं कि आपका गेट जो होता है वो फ्लश होता है। फ्लश होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल वॉल से बिल्कुल स्ट्रेट वो गेट बना रहता है। ऐसा नहीं है कि गेट अंदर की तरफ रहता है, वो एकदम यहाँ से रहता है। अंदर से भले आप रूम से देखते हैं तो आपका ये वाला वॉल थिकनेस है तो आपको इस वाले एज पे वो डोर दिखाई देता है। अब ये चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जो आप डोर देते हैं वो देते हैं आप बिल्कुल यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आप ये सटा करके आप यहाँ पे इस तरह से डोर देते हैं अपना, ऐसा कुछ आप डोर देते हैं। लेकिन हम लोग ड्राइंग में क्या करते हैं कि अगर हम लोग ये डोर देंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये इस वाला ये ब्रिक वॉल का लाइन है या ये डोर का लाइन है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि 50 mm लेफ्ट के साइड में, मतलब अंदर रूम के साइड में हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं।
अब शिफ्ट कैसे करेंगे, तो शिफ्ट करने के लिए दो तरीका है। पहला आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे अभी आपका कोई डोर का लाइन नहीं बना हुआ है, क्योंकि डोर का लाइन आपको अलग से बनाना पड़ेगा, ये तो वॉल का लाइन है। तो डोर का लाइन आप यहाँ से ये लाइन कमांड में जाएंगे या एल इंटर करके लाइन कमांड ले आएंगे। अब लाइन आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, इस वाले वॉल से। तो ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा यहाँ पे, अब इसका डायमेंशन भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को ये वाला कॉर्नर पता है, हम लोग इस वाले कॉर्नर पे जैसे ही अपने माउस को लाएंगे ये बॉक्स बन जाएगा। और जैसे ही ये बॉक्स बनेगा तो हम लोग जब नीचे की तरफ आएंगे और इस लाइन पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दो बार में जैसे अगर आप सही से इसको अलाइन करके नहीं लाएंगे तो ये आपको पॉइंट नहीं दिखाएगा। अभी देखिए ये पॉइंट दिखा रहा था, अब ये वाला क्रॉस बन के आ गया, इंटरसेक्शन लिख रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोगों का नीचे वाले जो ब्रिक वॉल का जो लाइन है उसके बिल्कुल ये वाला लाइन जो है सीधा है। तो ये पॉइंट पे हम लोग पहला लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये हम लोगों का लाइन का पहला वाला पॉइंट हो गया। अब ये हम लोगों को पॉइंट मिल गया इस लाइन पे। अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग ऑर्थो कमांड ऑन रखेंगे तो बिल्कुल सीधा लाइन बनेगा। अब कितना ऊपर जाना है, तो हम लोग बोलेंगे कि मास्टर बेडरूम में हम लोग 3.5 फीट जाएंगे, मतलब 1000 mm। तो हम लोग 1000 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब एक लाइन बन के आ गया जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, ये इस तरह से जब आप माउस ऊपर ले जाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाता है। तो ये आपका 1000 mm का गेट है। अब इस गेट को जब आप क्लोज करेंगे तो वो इधर से भी 1000 mm ही स्पेस लेगा, क्योंकि 1000 mm का ही डोर है। ओपन में भी जितना लेगा क्लोज में भी उतना ही लेगा। तो एक लाइन आपको यहाँ से यहाँ बना देना है, लाइन कमांड यूज़ करके फिर से इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और -x की तरफ भी 1000 जाएंगे, एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पे एक लाइन ये और एक लाइन ये बना चुके हैं। अब ये आपका डोर है, ये डोर ओपन, ये डोर क्लोज का लाइन है। अब इसको आपको एक आर्क से कनेक्ट करना है, जो आर्क आपका बताएगा कि ये डोर इस तरह से बंद होने वाला है। क्योंकि आप दो तरीके से डोर दे सकते हैं ना, आप ऐसा भी दे सकते हैं डोर, ये इस तरह से हो सकता है कि ये ऐसा क्लोज हो, जैसे ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है। तो हो सकता है कि ये डोर इस तरफ खुल रहा हो, आप बताना चाह रहे हैं कि ये इस तरफ खुल रहा है, तो उसके लिए आर्क से दिखाना पड़ता है। तो जब हम लोग आर्क से दिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा किसी को भी देख करके कि ये डोर जो है ये किधर ओपन हो रहा है। अब ये आर्क बनाते कैसे हैं, ये हो गया आपका दो लाइन डोर का। अब आर्क के लिए हम लोग आते हैं ड्रॉ में। ड्रॉ में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आर्क का कमांड है। अब ये आर्क का जो कमांड है ये आपको यहाँ स्क्रीन पे भी जो शॉर्टकट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रेक्टेंगल के नीचे में आर्क लिखा हुआ है। और कीबोर्ड का शॉर्टकट, कीबोर्ड के लिए हम लोग कीबोर्ड में हम लोग टाइप करेंगे ए और हम लोग लिखेंगे एंटर, मतलब ए लिख करके हम लोग एंटर करेंगे। तो अब ये आपको पूछ रहा है आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, मतलब कहाँ से आपको आर्क शुरू करना है। लेकिन आर्क में कुछ अभी स्टोरी होता है। अब क्या स्टोरी होता है, जब आप आर्क में यहाँ आके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे आपको आर्क बनाने का आपको ऑप्शन दे रहा है। अब इसमें से हम लोग मैक्सिमम यूज़ हम लोग एक दो ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपको समझा देते हैं कि ये किस तरह से आपको बनाने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है 3 पॉइंट का आर्क। आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे होंगे लोगों कि आपको एक आर्क में 3 पॉइंट्स बना हुआ है। तो अभी तो आपको क्योंकि 3 पॉइंट्स का ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ 2 पॉइंट का ज़रूरत है कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे आपका एंड होगा। ये जो आप लाइन बनाए हुए थे आपको डायरेक्टली उसको कनेक्ट करना है। दूसरा है आपको स्टार्ट, सेंटर और एंड, मतलब स्टार्ट पॉइंट दीजिए आर्क का, एंड पॉइंट दीजिए आर्क का। और ये जो सेंटर, जो वो सर्कल का जैसे सेंटर होता है जिससे हम लोग आर्क दिखाते हैं, तो वो सेंटर भी आपको बोल रहा है कि वो भी आपको मार्क करना है। तो उसकी भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अभी क्या करना है कि सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, एक तरह से दिखाना है यहाँ पे कि ये डोर है। उस डोर वो कितने आर्क से, कितने डिग्री से वो क्लोज हो रहा है, ये सब का भी इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों का। हम लोगों को सिर्फ सिंबल दिखाना है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ये सारा चीज़ समझा देते हैं। स्टार्ट, सेंटर, एंड समझ में आ गया। उसी तरह स्टार्ट, सेंटर और एंगल, मतलब स्टार्ट दीजिए, सेंटर पॉइंट बताइए और बताइए कि कितने एंगल से वो क्लोज हो रहा है, तो वो उस हिसाब से एक आर्क बनाएगा। एक होता है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, मतलब स्टार्ट बनाइए, सेंटर बनाइए और उसका जो कॉर्ड लेंथ जो उसको सीधा कनेक्ट करता है वो बनाइए। तो हम लोग शॉर्ट में जो हम लोग डायरेक्टली आपको समझा देते हैं कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन। आर्क में आना है, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन लेना है। अब ये क्या करेगा, ये बोल रहा है स्टार्ट पॉइंट बताइए, ये हम लोगों का स्टार्ट पॉइंट है, ये हम लोग बना रखे थे। एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये वाला हम लोगों का एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट और एंड पे आप क्लिक कर चुके हैं, अब आपका पूछ रहा है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आपको ये खुद बना करके दिखा रहा है कि या तो ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। तो आपको ये 2 ऑप्शन दिखा रहा है कि इस स्टार्ट और एंड पे ये 2 डायरेक्शन से वो आर्क बना सकता है। आपको ऐसा ही बनाना है। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि आर्क का साइज जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि ये इस तरह से 90 डिग्री पे बना रहा है। तो आपको यही फाइनल रखना है। तो आप बाहर में जहाँ पे भी आपका माउस है वहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही तीसरा क्लिक करेंगे, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब ये आप इस आर्क को देखेंगे तो ये क्या है, आपका 90 डिग्री पे बनाया है, मतलब आपका ये एक तरह से एक सर्कुलर आर्क का आपका एक क्वार्टर आर्क है, क्वार्टर पोर्शन है आपका ये। अब एग्जैक्टली ऐसा तो डोर ओपन होता नहीं है, डोर थोड़ा सा बिल्कुल मतलब ये पूरा 90 डिग्री के इस तरह से नहीं बनाता है, वो थोड़ा सा 75 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली एंगल बनाता है। तो हम लोग इस आर्क पे क्लिक करेंगे तो ये 3 पॉइंट्स इसमें भी आ जाएगा, स्टार्ट, एंड और ये सेंटर वाला पॉइंट, जैसे लाइन के साथ होता है। तो हम लोग इस वाले पॉइंट को जब क्लिक करेंगे और क्लिक करके थोड़ा अंदर की तरफ लाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एंगल्स दिखा रहा है 60 डिग्री, 53 डिग्री, इस तरह से। तो हम लोग इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली जूम करेंगे और 75 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली लाएंगे, 75 डिग्री आ गया। अब हम लोग लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो अब आपका ये जो 90 डिग्री का आर्क था ये 75 डिग्री हो गया। अब ये क्या है कि ये है एक्चुअल पोजीशन, ये आप देखिएगा तो डोर का जो होगा वो आपके रूम में एक्चुअली आप इसको ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं, दीवार से बिल्कुल फ्लश करके। लेकिन ड्राइंग में जब हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस डोर को थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में 50 mm शिफ्ट करके दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, अभी पहले हम लोग मूव कर देते हैं, एम लिखे, एंटर किए, मूव कमांड आ गया, ये मेरा बेस पॉइंट है, इसको सेलेक्ट किए और लेफ्ट हैंड की तरफ हम लोग 50 mm लिखे और एंटर कर दिए। अब आप देखिए कि आपको ये ब्रिक वॉल का लाइन अलग दिख रहा है और इस डोर का लाइन आपको अलग दिख रहा है। अब आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये आपका डोर है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रिक वॉल अभी तो पूरा बना हुआ है, अब आप डोर दे रहे हैं तो ये ब्रिक वॉक नहीं होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से आप ब्रिक वॉक हटाएंगे तभी तो आप डोर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोगों का वो पॉइंट है जहाँ पे आकर के डोर मेरा क्लोज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन कमांड देंगे और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब हम लोगों को ब्रिक वॉल को क्लोज करना है ना, ये वाला जो ब्रिक वॉल आ रहा है ये यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगुलर पोर्शन आकर के क्लोज हो जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो ओपनिंग होगा। अब ये लाइन हम लोगों को, क्योंकि अभी ये नहीं याद है कि कितना mm है ये पहले से, तो हम लोग क्या किए, इन जनरल एक लाइन बाहर तक ले गए। अब हम लोग ट्रिम कमांड यूज़ किए, राइट क्लिक किए और इस वाले पोर्शन को ट्रिम कर दिए। अब ये पोर्शन ट्रिम हो गया, ये मेरा ब्रिक वॉल हो गया, ये मेरा ओपनिंग होना चाहिए। तो अगर ओपनिंग होना चाहिए तो इसका मतलब है ये लाइन ट्रिम होना चाहिए, ये लाइन ट्रिम होना चाहिए। लेकिन अब आप देखिएगा कि अभी हम यहाँ पे जब ट्रिम कर रहे हैं तो ट्रिम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन हो गया लेकिन ये वाला लाइन नहीं हो रहा है। अब ये वाला जैसे देखिए ये छोटा सा लाइन बाहर बचा हुआ है, इसको भी ट्रिम करेंगे क्योंकि ये ब्रिक वॉल यहाँ से आएगा और यहाँ आकर के एंड हो जाएगा, ये डोर भी इसी पोर्शन पे आकर के एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये पोर्शन जो ट्रिम नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रिम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, पहले हम लोग इसको स्केप करते हैं, ड्राइंग को सेव करते हैं। ये वाला जो आप वॉल बनाए थे, ये वॉल क्या था, यहाँ से लेके कंटिन्यू आगे तक जा रहा था, जो कि आप देखेंगे कि ट्रिम हो चुका है। इस अभी हम लोग क्या किए थे, यहाँ से 1000 mm का एक लाइन ऊपर से ड्रॉ किए थे। तो आपको लास्ट वाले क्लास में बताए थे कि अगर आप एक इस सिंगल लाइन को अगर आप ट्रिम करना चाहिएगा तो ये ट्रिम थोड़ा ही होगा, ये ट्रिम नहीं होगा। ये ट्रिम तब होता जब ये थोड़ा पोर्शन बाहर की तरफ निकला रहता, तो आप इतने से पोर्शन को ट्रिम कर सकते थे। तो ये जब आपका एक सिंगल लाइन है तो इस लाइन को आपको सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि नीचे जो कंटिन्यूस लाइन पहले चल रहा था, वो जब आप एक ट्रिम कमांड दिए थे तो उस समय जब आपको लग रहा था कि कुछ ट्रिम नहीं हुआ है तो वो वाला लाइन ट्रिम हो चुका था। लेकिन क्योंकि वो ओवरलैपिंग वहाँ पे 2 लाइन था, इसलिए आपको पता नहीं चला कि वो ट्रिम हो चुका है, ठीक है। अब आपका ये पोर्शन देखिए पूरा कंप्लीट, यहाँ पे आप ब्रिक वॉल को इस तरह से मूव कर चुके हैं, यहाँ पे आपका ब्रिक वॉल कंप्लीटली इस तरह से मूव हो गया है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये डोर आपका यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आप चाहें भी अगर तो आप रूम में इस तरह से 50 mm का ब्रिक वर्क थोड़ा बाहर निकाल करके उसके बाद आप यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा क्या रहता है कि जब आप डोर ओपन करेंगे तो डोर के जो यहाँ पे हैंडल्स वगैरह होते हैं, जो लॉक्स वगैरह होता है, वो इस दीवार में आके डायरेक्टली हिट नहीं करेगा। इससे इस दीवार का जो फिनिशिंग होगा वो अच्छा रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। या नहीं तो आप यहाँ पे एक स्टॉपर भी डोर के नीचे में प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपको इससे और इस दीवार से इसको हिट होने से बचाता है। तो आप चाहें तो ये 50 mm एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं भी निकालना है तो भी आप ऑटोकैड ड्राइंग में इसी तरह से दिखाएंगे। 50 mm हम लोग बाहर की तरफ रखेंगे ताकि डोर का लाइन, क्योंकि अभी हम लोग डोर को वाइट लाइन से रखने वाले हैं, ब्रिक वॉल को हम लोग येलो से दिखाने वाले हैं। तो जब वो कलर का डिफरेंस करने वाले हैं तो अगर दोनों लाइन्स ओवरलैप हो जाते तो पता ही नहीं चलता, इसके लिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। अब ये आपका पहला डोर कंप्लीट हो गया। अब सेम यही चीज़ आपको यहाँ भी बनाना है। अब यही चीज़ सेम बनाना है तो इतना मेहनत अब सेम करने की ज़रूरत दोबारा नहीं है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मिरर कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पे जो आप डोर बनाइएगा ये कैसे ओपन होगा, ये इस वाले दीवार की तरफ ओपन होगा, ये वाला इस वाले दीवार की तरफ ओपन हुआ है। मतलब ये दोनों जो है ये एक दूसरे का, आप देखेंगे, आपको हम दिखाते हैं कि ये डोर है आपका, ये आपका कुछ आप ऐसे बनाना चाह रहे हैं। मतलब ये वाला डोर इस वॉल पे ओपन होगा, ये वाला डोर इस वॉल पे ओपन होगा। अब ये चीज़ हम लोग कैसे बनाए, तो अभी हम आपको वापस अंडू करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। आपको क्या करना है कि अब आपको यूज़ करना है मिरर कमांड।
अगर आप मॉडिफाई में आएंगे तो मॉडिफाई में आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ऑफसेट है, ऑफसेट के ऊपर में आपका मिरर है। आप इरेज कर चुके हैं कमांड यूज़, कॉपी कर चुके हैं, ऑफसेट आप यूज़ कर चुके हैं, 3 कमांड्स आप इसमें से यूज़ कर चुके थे। चौथा कमांड है अब आपका मिरर। ये चारों जो है ना ये मेन कमांड्स हैं, इन चारों को यूज़ करके हम लोग ज़्यादातर ड्राइंग्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, मिरर करना है। अब मिरर करना है तो मिरर का कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि मिरर आप जिस पॉइंट पे आप अपना माउस को रखेंगे वो जितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से उस माउस का होगा उतने ही डिस्टेंस पे आपको ये एक मिरर बना देगा। जैसे अभी हम लोगों का ये स्टेयरकेस है, अगर हम लोग इस वाले गेट को अगर हम लोग इस स्टेयरकेस के सेंटर पोर्शन से मिरर करते हैं तो इस सेंटर पोर्शन से इस गेट का जितना डिस्टेंस है उतना ही इस सेंटर पोर्शन से इस गेट का भी डिस्टेंस होगा। कॉमन सेंस है, क्योंकि ये दोनों दीवार कितने का है, 150 mm का है। ये स्टेयरकेस का जो विड्थ है इसके सेंटर को ही जब आप ले रहे हैं तो इस डोर से इस वाले डोर तक का जो डिस्टेंस होगा उसका सेंटर पॉइंट इस वाले जो आपका ये वॉल है इसका ये जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं यही सेंटर पॉइंट होगा। अब ये चीज़ आपको खुद ही डेवलप करना है अपने अंदर कि ये चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी अगर आपको कहा जाता कि इस वाले स्टेयरकेस में यहाँ पे एक डोर देना है, सेम ऐसे ही ऑपोजिट साइड का जो ऐसे ओपन होगा, तो आप क्या देखते हैं कि ये 50 mm है, ये 150 mm है, तो टोटल कितना आता है 200 mm। और यहाँ पे भी जो आप 50 mm प्रोवाइड करते, तो मतलब इस डोर से लेकर के यहाँ पे एक डोर और प्रोवाइड करने के बीच का गैप कितना होता, 150 + 50 + 50 बराबर 250 mm। तो अगर आपको कहा जाता कि इसी डोर को मिरर करो और यहाँ पे दिखाओ, तो आप क्या करते कि 250 / 2 125 mm यहाँ पे कहीं ढूंढते और 125 mm पे क्लिक करते तो ये यहाँ इसका मिरर बना देता। हम आपको पहले यही चीज़ करके दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ मिरर करेंगे। अब आपको यहाँ दिखाना है, आपको पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये आपका 50 mm है, यहाँ से ये 200 mm है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में 200 हाईलाइट किया हुआ, और यहाँ पे हम लोग और एक लाइन 50 जोड़ के 250 होगा, तो हम लोग 250 का एक लाइन बना दिया। अब ये आपका 250 का लाइन है। आपको पता है कि इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है ये कितना होगा, 125 होगा इस डोर से। तो अगर आप इस सेंटर पॉइंट्स पे अगर आप मिरर मारेंगे तो ये डोर इस तरफ आ जाना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस डोर को सेलेक्ट करेंगे। ये मेरा डोर है, ये मेरा आर्क है। इस डोर में यही 2 कंपोनेंट्स था, बाकी सब तो यहाँ पे ब्रिक वर्क था। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस मिरर कमांड को, जो ये मॉडिफाई में से आके भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इस वाले कमांड बॉक्स में से भी आके, ये आपका मॉडिफाई का ही कमांड बॉक्स है, तो इसमें से आके आप देखेंगे ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये मिरर है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है आपके पास वो है आपका कि आप कीबोर्ड से मिरर लिख लें या फिर MI लिख लें। तो MI जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये MI जो है ये आपका मिरर का शॉर्टकट है। तो कीबोर्ड में आपको लिखना है MI और आपको करना है इंटर। अब ये आपको कमांड देखिए क्या पूछ रहा है कर्सर के बगल में, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। मिरर लाइन का पहला पॉइंट बताइए कि आपको किस पॉइंट से मिरर करना है। तो हम लोग ये लाइन बनाए ही एक्स्ट्रा लाइन, ये हम लोग बाद में डिलीट कर देंगे। अभी ये हम लोग बनाए इसलिए क्योंकि हम लोगों का इस वॉल से बिल्कुल ऑपोजिट में एक मिरर बन जाए। तो हम लोग इसका सेंटर पॉइंट मिल रहा है हम लोगों को, सेंटर पॉइंट पर हम लोग पहला पॉइंट क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। अगर आप देखेंगे कर्सर के नीचे, लेकिन उसके पहले आप देखिएगा कि वो तो पूछ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक इमेज भी बना हुआ आ रहा है। ये आपको अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये अभी आपको दिखा रहा है कि आप इस पॉइंट पे तो सेलेक्ट कर लिए। अब इस पॉइंट से एक मिरर ऊपर की तरफ भी हो सकता है, एक मिरर राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप नीचे की तरफ जब लाएंगे तो आप जब देखेंगे कि हाँ अब आपका जो डोर है वो आपके जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं वहीं दिखा रहा है। अगर आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे या इधर की तरफ ले जाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो आप देखेंगे ऊपर बना रहा है। तो ऊपर तो आपको बनाना नहीं है, तो हम लोग माउस को लेफ्ट की तरफ तब नहीं ले जाएंगे, हम लोग राइट की तरफ ले जाएंगे। देखेंगे राइट की तरफ ले जा करके भी ये ऊपर ही बना रहा है। फिर हम लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो नीचे डोर बन रहा है वही उसी जगह पे। या फिर हम लोग नीचे भी आते हैं तो देखते हैं कि हाँ मेरा डोर वैसे ही बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ कहीं पे भी बाहर में इस तरह से अपना लेफ्ट क्लिक फिर से कर देंगे। अब आपको क्या पूछ रहा है, डोर नहीं बना भी आपका, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको आप मिरर करना चाह रहे हैं, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको इरेज करना है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है N मतलब नो, या फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है Y मतलब यस। मतलब अगर आपको इस डोर को हटा करके सिर्फ ये डोर प्रोवाइड करना है तो आप इस वाले को इरेज कर देंगे, तो उस केस में आप Y लिख करके एंटर कर देंगे। लेकिन अभी आपको ये डोर भी रखना है और ये डोर भी बनाना है, आप सिर्फ इसको यूज़ कर रहे थे इसको मिरर करने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे N मतलब आपको ये डोर को इरेज नहीं करना है और आप एंटर कर देंगे। अब आप देखिए आपका ये वाला डोर भी बन के आ गया। इस लाइन को आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये क्योंकि एक रेफरेंस लाइन था आपका, ये समझाने के लिए कि ये गैप जितना है उस गैप का एक लाइन बना दीजिए और उसका सेंटर पॉइंट से आप मिरर कर दीजिए।
क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास और कोई सेंटर पॉइंट नहीं था। ये लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लाइन देखिए इतना बड़ा है, इसका सेंटर लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे 125 कैसे मिलता। तो हम लोग एक लाइन बना करके ऊपर भी बनाए, नीचे भी बना सकते थे, कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों को यहाँ बनाना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये 2 मिनट का काम था बस। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगर आपको डायमेंशन की बात की जाए कि कितने mm पे मिरर करना है, तो आप कहेंगे 50 mm ये वाला गैप प्लस 150 mm ये वाला वॉल, 200 mm इस डोर से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इसके बाद का डिस्टेंस आपको यहाँ बाहर दिया हुआ है 2200, इसका मतलब है कि 200 प्लस 2200 कितना हो जाएगा 2400, और 2400 के बाद फिर बाहर इधर कितना डिस्टेंस होगा, वही 150 और प्लस 50 जो आप और लेंगे। इसका मतलब है कि 2600 आपका ये टोटल गैप होने वाला है इस डोर के इस वाले पैनल से लेकर के यहाँ पे जो आप डोर देंगे उसके पैनल तक का। तो 2600 का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन कमांड लीजिए, ये वाला पॉइंट से 2600 का एक लाइन बनाइए। अब ये लाइन पता है आपको कि ये दोनों का डिस्टेंस आ गया है, इसका सेंटर पॉइंट आपका मिरर का लाइन होगा। अब आप इस डोर को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड MI लिखिए या स्क्रीन से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। ये सेंटर पॉइंट पकड़िए, नीचे की तरफ क्लिक कीजिए, फिर से पूछ रहा है इरेज सोर्स, नहीं करना है, N लिखा हुआ है, एंटर कर दीजिए, इस वाले लाइन को डिलीट कर दीजिए। अब ये डोर उठ करके आपका यहाँ आ गया। ये पोर्शन जो रिमेनिंग रह गया इसको ट्रिम कर दीजिए। अब ये पोर्शन ट्रिम हो गया आपका। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ ये जो आर्क है ये यहाँ पे आकर तो ब्रिक वॉल एंड नहीं होगा, ब्रिक वॉल वो गेट जो होगा वो यहाँ तक आके बंद होगा। तो यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, जो रिमेनिंग लाइन बाहर रहेगा उसको ट्रिम कर दीजिए। अब ड्राइंग सेव कर दीजिए। अब आपका ये डोर और ये डोर दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के बन गया है। दूसरा डोर बनाना भी नहीं पड़ा, आर्क वगैरह सिर्फ एक बार आप यूज़ किए, बाकी आप मिरर कर लिए। ये दोनों रूम का आपका डोर हो गया। अब ये डोर बनाने में देखिए आपको कितना टाइम लग जाए, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा हो चुका है आपको ये सिर्फ 2 डोर बनाने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिर्फ पास हो गए होंगे लेकिन उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए वो बताने में ही आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। बाकी कमांड्स तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो 5 मिनट का काम है, ठीक है। अब आते हैं टॉयलेट्स में। टॉयलेट इसको हम लोग बनाए हैं अटैच्ड बाथरूम। जब अटैच्ड बाथरूम बना है इसका मतलब है कि इसका डोर रूम से होगा कहीं। अब रूम से होगा तो या तो वो बिल्कुल इस वाले कॉर्नर से हो सकता है या तो वो इस वाले कॉर्नर से हो सकता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इस वाले कॉर्नर से ही देते हैं, क्योंकि ये रूम का कॉर्नर पोर्शन है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वैसे भी ये डिस्टेंस कितना होगा हम लोग मेज़र तो कर सकते हैं, हम लोग के पास ऑटोकैड है। तो हम लोग यहाँ से ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक मेज़र करेंगे। ये है 2400 मतलब 8 फीट का। अब 8 फीट का ये वाला डिस्टेंस है, तो इसमें आप अगर यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड करने वाले हैं तो ये वाला गैप कितना है इसको भी हम लोग मेज़र कर लेते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है 300 है, मतलब 1 फीट। तो 8 फीट में से ये 1 फीट तो इतना दूर आपका वॉल वगैरह में ही चला गया, बचा यहाँ पे 7 फीट। अगर आप यहाँ पे 2 फीट या 2.5 फीट का डोर दे रहे हैं तो रिमेनिंग बचेगा 5 फीट। तो 5 फीट में तो आपका वैसे भी यहाँ पे बेड वगैरह आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डोर को यहाँ से नहीं प्रोवाइड करके यहीं से प्रोवाइड करते हैं। अगर ऐसा होता ना कि जैसे यहाँ पे सब कुछ डोर वगैरह देने के बाद यहाँ पे हम लोगों का कम से कम 6 फीट या 6.5 फीट जगह बच जाता, तो हम लोग मानते कि हो सकता है बेड यहाँ पे इस तरह से लगा लिया जाए। एक रेक्टेंगल दिखाते हैं आपको बना के, इस तरह से हो सकता है हम लोग एक बेड प्रोवाइड कर देते। इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये अभी यहाँ पे बेड का जगह था। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास ये 8 फीट की जगह में से 1 फीट तो यहीं तक चला गया। 2 फीट भी अगर आप और देते हैं तो रिमेनिंग सिर्फ 5 फीट बचेगा, और 5 फीट का मास्टर बेडरूम में बेड नहीं लगता है। 5 फीट का आपका सिंगल पर्सन के लिए बेड काफ़ी होता है। अगर हम लोग डबल पर्सन की बात करें, डबल बेड की बात करें, तो वो कम से कम 6 फीट होता है। आप 7 फीट का भी बना सकते हैं। क्वीन साइज़ और किंग साइज़ 2 बेड होता है। तो आप जनरल मान के चलिए कि आपको बेड के लिए 6 फीट का जगह चाहिए होता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इसका मतलब है कि यहाँ पे गेट नहीं आ सकता है, बेड नहीं आ सकता है। बेड जब भी आएगा अब या तो इस वॉल से फेस करके आएगा, या इस वॉल से आएगा, या इस वॉल से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉर्नर के साइड में डोर बना देते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे हम लोग एक लाइन कमांड लेंगे। अब ये हम लोगों को बनाना है, जैसे मान लेते हैं 2 फीट का ही बनाना है, क्योंकि ये आपका अटैच्ड बाथरूम है। तो 2 फीट बनाना है मतलब 600। तो हम लोग 600 का एक लाइन ड्रॉ किए ऊपर के साइड, 600 का एक लाइन ड्रॉ किए लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये मेरा डोर का लाइन हो गया। हम लोग वापस आएंगे ड्रॉ में, आर्क में, स्टार्ट एंड डायरेक्शन में। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, आर्क बन गया। बाहर क्लिक कर देंगे और इस 90 डिग्री को हम लोग जूम करेंगे, क्योंकि जूम करने से क्या होगा ना, आप एक एक एंगल प्रिसाइजली कम कर सकते हैं। अगर आप इतना छोटा सा डायग्राम रख के अगर आप जूम करेंगे तो आप देखिए, जैसे अभी हम यहाँ से जूम करना चाहिए, सीधा 36 डिग्री हो गया, क्योंकि आप किए हैं जूम आप थोड़ा ही सा नीचे किए हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो जूम करके करेंगे तो आप एक्यूरेट कर पाएंगे, ठीक है।
जितना ज़्यादा जूम करके ऑटोकैड में काम कीजिएगा उतना आसानी से काम होगा। अब ये करने के बाद हम लोग ट्रिम कर देंगे, इस वाले पोर्शन को ट्रिम कर दिया। अब ये लाइन क्योंकि एक्स्ट्रा बनाए थे, ये ट्रिम नहीं हुआ, इसको हटा दिया। अब सेम फिर वही काम करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे थोड़ा बाहर की तरफ 50 mm। क्यों? ताकि यहाँ पे दिख सके कि हम लोगों का, अब देखिए अभी हम बताते हैं क्या करके, ये इसलिए ताकि दिख सके कि डोर मेरा कैसा है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिम करने का काम शुरू करेंगे। ट्रिम कमांड दिए, राइट क्लिक किए, ट्रिम स्टार्ट हो गया, इसको ट्रिम किए, इसको ट्रिम किए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये गैप आ गया, क्योंकि ये वॉल पहले यहाँ के हिट कर रहा था, अब ये वॉल को आप पीछे की तरफ कर दिए तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। अब इस गैप को क्या करना है? एक्सटेंड करना है आपको। अब एक्सटेंड करने के लिए आपके पास या तो आप क्या कीजिए, अब ये ट्रिम कमांड आप यूज़ किए हुए हैं, अब आप इसको एस्केप कीजिए, उसके बाद आप फिर से EX लिखिए, एंटर कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, इतना के बाद आपका एक्सटेंड कमांड स्टार्ट हुआ। अब फिर आप इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से। अब ये नहीं करके भी आप एक शॉर्टकट कर सकते थे। शॉर्टकट क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे ये ट्रिम कमांड दिए हुए थे, हम लोग ट्रिम कमांड जैसे ये हम लोग लिखे हुए थे ट्रिम, और हम लोग इसको ट्रिम कर दिए। अब ये ट्रिम करने के बाद आपको एक्सटेंड कमांड यूज़ करना है। तो एक्सटेंड कमांड यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है ट्रिम के साथ में, क्योंकि ट्रिम और एक्सटेंड आप यहाँ देखेंगे, अगर मॉडिफाई में देखेंगे, अच्छा इसमें तो नहीं है, 2012 वाले में ना ट्रिम/एक्सटेंड लिखता है। अब ट्रिम/एक्सटेंड क्यों लिखता है? क्योंकि आप शिफ्ट बटन यूज़ करके ट्रिम को एक्सटेंड बना सकते हैं, एक्सटेंड को ट्रिम बना सकते हैं। अभी हम लोग ट्रिम कमांड यूज़ कर रहे हैं, ट्रिम कमांड हम लोग कीबोर्ड से दिए थे, तो हम लोग जैसे ही कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, अब ये जो ट्रिम है ये एक्सटेंड का काम करेगा। क्लिक करके देख लीजिए, ये एक्सटेंड हो गया। और जैसे ही आप शिफ्ट बटन छोड़िएगा, ये ट्रिम का काम करेगा आपका। जो चीज़ अभी जैसे ये ट्रिम जो भी चीज़ें ट्रिम हो सकती है वो उसको ट्रिम कर देगा। जैसे आपका ये वाला भी कोई भी पोर्शन ट्रिम नहीं हो सकता है, क्योंकि सब जो जितने भी लाइन्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। तो कंप्लीट लाइन्स कभी ट्रिम नहीं होते हैं, जब भी कोई एक्स्ट्रा लाइन निकला रहेगा तो वो ट्रिम होगा। लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि अगर हम लोग जैसे ही ट्रिम कमांड यूज़ कर रहे हैं, शिफ्ट दबाएंगे वो एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड कमांड यूज़ कर रहे हैं, शिफ्ट बटन प्रेस किए रखना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि शिफ्ट बटन प्रेस किए उसके बाद हम लोग कर रहे हैं, शिफ्ट बटन को जब तक आप प्रेस किए रखेंगे कीबोर्ड का, तब तक ये ट्रिम कमांड एक्सटेंड कमांड बना हुआ रहेगा। और जैसे ही शिफ्ट बटन छोड़ देंगे, वो वैसे ही वापस अपना जो पुराना ट्रिम कमांड था वो उस पर आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि ट्रिम से एक्सटेंड करने का या एक्सटेंड से ट्रिम करने का शॉर्टकट ये है कि कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन को प्रेस किए रखना है। ये हो गया। अब हम लोगों का क्या हुआ कि इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का ये जो गैप आ रहा है, तो गैप आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोगों को एक 50 mm का एक वॉल दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में कितना डिस्टेंस है, ये मिल ही गया डिस्टेंस, यहाँ पे डायरेक्टली डालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट मिल गया, तो ये एक लाइन बन गया। अब इसको हम लोग कॉपी करेंगे और ऊपर 150 mm पे ये वॉल था तो 150 प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे। अब ये वाला आपका वॉल बन गया। वॉल बन गया तो हम लोगों को वापस यहाँ पे ट्रिम करना है, इस वाले पोर्शन को ट्रिम कर देंगे। अब ये देखिए ये आपका प्रॉपर हुआ कि आपका ये वॉल है, यहाँ से ये 50 mm बाहर निकला हुआ है, इस पर ये डोर आ रहा है। अब आपका 3 डोर जो है वो बन गया है। ये प्रैक्टिस का है, डोर जो है वो आपका प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से बना देंगे। मेरा प्रैक्टिस है इसलिए मेरा आसानी से बन रहा है, सिर्फ हमको बताने में लेट हो रहा है। तो आपको भी ये चीज़ प्रैक्टिस करना है। अब ये डोर आप देखिए कि आप जो डिसाइड किए डोर, ये आपका रूम की तरफ खुल रहा है। अब हम लोग टॉयलेट्स में जो डोर देते हैं वो हम लोग अंदर की तरफ देते हैं जनरली, क्योंकि अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो वॉल है, ये वेस्ट ही होता है। हम लोग इधर से एंटर कर रहे हैं तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा चांस है कि हम लोग जो कमोड वगैरह सेट करते हैं वो यहाँ पे सेट करते हैं, और ये जगह हम लोगों का नहाने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को अंदर की तरफ करना है। तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट कीजिए, मिरर कर दीजिए नीचे की तरफ। अब मिरर कमांड देंगे, MI एंटर। अब कहाँ से मिरर देना है, तो इसी वाले पॉइंट से, ये पूरा जो गेट है ये इस वाले वॉल से है, इस वाले वॉल से ही आपको जस्ट नीचे मिरर कर देना। आप तो आपको कोई बीच में गैप भी नहीं है, बिल्कुल इसी लोकेशन से वापस कर देना। तो इस पॉइंट पे सिलेक्ट कीजिए और इधर लेफ्ट की तरफ आप आइएगा तो आप देखिएगा कि बिल्कुल आपका वो ऊपर वाला जो है वो नीचे की तरफ बन के ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। अब वो पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो इस बार करेंगे हम लोग येस, क्योंकि इस बार हम लोगों को एक ही जगह पे 2 गेट तो दिखा नहीं सकते ना, ऊपर वाले गेट को नीचे लाना है। तो हम लोग Y लिखेंगे और एंटर कर देंगे। अब मेरा वो वाला जो डोर है वो वहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग पीछे की तरफ ये सेलेक्ट करेंगे और इस वॉल पे इसको मूव कर देंगे। मूव कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ मूव कर देंगे, क्योंकि हम लोग आउटर वॉल से ही हमेशा डोर देते हैं। अब कुछ पोर्शन जो रिमेनिंग रह जाते हैं उसको ट्रिम करना है, ट्रिम कर दिए। अब इसको एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्या होगा, ये वाला जो वॉल है वो यहाँ से टर्न होगा और ये यहाँ पे आएगा।
अब ये आपका प्रॉपर यहाँ पे सारा डायग्राम बन गया। ये ब्रिक वॉल आ गया जिसका एजेस जो है रेक्टेंगुलर है, और ये डोर आ गया आपका। ड्राइंग सेव कर देंगे। अब आपका तीनों डोर बन गया। अब आपको इस वाले टॉयलेट में डोर दिखाना है। अब इस वाले टॉयलेट में डोर दिखाने के लिए आप कहीं भी दिखा सकते हैं, इस वाले साइड से भी दे सकते हैं, इस वाले साइड से भी दे सकते हैं, बस बीच से हम लोग जनरली नहीं देते हैं, क्योंकि बीच से देने से क्या होता है कि नहीं, अगर आपका ये कितने का, ये 1800 है, मतलब आपका 6 फीट का आपका ये टॉयलेट है, अगर आप बीच में 2 फीट का या 2.5 फीट का अगर आप डोर देते हैं तो रिमेनिंग आपको कितना बचेगा, 3.5 फीट। तो 3.5 फीट को आप 2 हिस्से में डिवाइड कीजिए, तो ये 1.75 फीट के आसपास बचेगा, ये भी 1.75 फीट बचेगा। तो ये दोनों वॉल किसी काम नहीं आएगा। इससे अच्छा क्या है कि इस साइड में जैसे एक डोर दीजिए, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख दीजिए, क्योंकि जस्ट डोर के जस्ट बगल में आपका टैप्स वगैरह नहीं होता है, वो थोड़ा सा दूर या तो इधर होता है, या तो इधर होता है, या इधर होता है। ये 3 लोकेशन होते हैं, ये वाला लोकेशन, ये वाला लोकेशन, या फिर इसमें ये सेंटर वाला लोकेशन। जस्ट डोर के बाद तो कुछ होता नहीं है, तो डोर दीजिए, डोर के बगल में जो ये रिमेनिंग जगह बचता है, जैसे 2.5 फीट का डोर देंगे तो 3.5 फीट बचेगा 6 फीट में से, तो ये 3.5 फीट में एक रेक्टेंगुलर इस तरह से एक आपका यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाएगा। अब बाकी आप यहाँ पे अगर आप इस तरह से टॉयलेट बना रहे हैं तो रिमेनिंग जो यहाँ पे जगह बचेगा ये आपका नहाने का जगह बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे भी सेम उसी कॉन्सेप्ट से डोर देंगे। फिर से हम लोग लाइन कमांड यूज़ करेंगे, ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इससे पीछे की तरफ आएंगे। पॉइंट देखिए अभी आपको क्लियरली नहीं मिल रहा है, तो हम लोग फिर से इस पॉइंट पे आएंगे, धीरे धीरे देखेंगे डॉटेड लाइन बनना चाहिए। जैसे ही डॉटेड लाइन बनेगा इसका मतलब है कि अब ये जो आपका एक तरह से ये बना हुआ है ना, एक जो आपका वी शेप का, जो डबल वी शेप का आपका ये शेप बना हुआ है, ये आपको जॉइंट नहीं मिलता है तब आपको बताता है। मतलब आप लाइन पे हैं, ये सिंबल बता रहा है कि आप लाइन पे हैं, लेकिन इसमें से आपका जंक्शन कौन सा है, ये वाला, इसके सामने वाला, ये आपको पता नहीं चलता है इससे। तो आपको फिर से ट्राई करना है, फिर से इस पॉइंट पे आना है, कोशिश करना है कि ये वाला पॉइंट आपको कहीं पे मिल जाए। अब नहीं मिल पा रहा है तो नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी स्केप कर देना है। अब दूसरा तरीका अपनाना है, लाइन कमांड यूज़ करना है। यहाँ से आपको पता है कि ये 150 डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट से इधर 150 का आप एक वॉल दे देंगे, बाद में डिलीट कर देंगे। अब ये लाइन दे दिए तो यहाँ पे जंक्शन बन गया, जंक्शन बन गया। अब यहाँ से वापस हम लोग स्टेयरकेस बनाना, डोर बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इतना 2.5 फीट दे रहे हैं, तो 2.5 फीट कितना होता है, 750 mm, तो 750 का एक लाइन इधर और 750 का एक लाइन इधर, 2 लाइन दे चुके हैं। सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये आपका 2 लाइन है। ड्रॉ में आइए, आर्क में आइए, स्टार्ट एंड डायरेक्शन लीजिए। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, डायरेक्शन इस तरह से रखना है। क्लिक कर दीजिए, इसको जूम कीजिए और सेंटर पॉइंट पकड़ के अंदर, जब तक 75 डिग्री आपको नहीं दिखता है 75 डिग्री पे लाइए, स्टॉप कर दीजिए। रिमेनिंग पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा एक वो बनाए थे, आप लाइन बनाए थे, जो आप जैसे ही ब्लू विंडो बनाएंगे तो आपको ये छोटा वाला लाइन दिख जाएगा। अगर आप ऐसे ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उस छोटे वाले लाइन के ऊपर से आप क्या किए, एक बड़ा वाला लाइन बना दिए हैं। तो एक तो ये लाइन भी आपको डिलीट अभी तो करना नहीं है, क्योंकि इसको तो हम लोग मूव करेंगे। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, मूव कर देते हैं नीचे 50 mm। अब जैसे ही नीचे मूव किए तो ये वाला पोर्शन आपको एक्स्ट्रा दिख गया, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब जो ये रिमेनिंग लाइंस रह जाते हैं डोर बनाने की वजह से, इनको शिफ्ट ट्रिम और एक्सटेंड करना है, तो ट्रिम कमांड यूज़ कीजिए। इसको पहले ट्रिम कर दीजिए। अब ये एक्स्ट्रा लाइन बचा हुआ था, ये बाद में डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, एक 50 mm का आपको एक वॉल निकालना है। तो वॉल निकालना है तो एक ये लाइन कमांड दीजिए, यहाँ से नीचे 50 एक लाइन बना दीजिए। इसी को कॉपी कीजिए और इस वाले पॉइंट से उठा के इस वाले पॉइंट पर प्लेस कर दीजिए। अब आपका ये यहाँ प्रॉपर हो गया। यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ से इस वाले लाइन को फिर से जैसे हम लोग अब तक सारे वॉल को ऊपर किए थे, ये बना दीजिए। अब इस वाले पोर्शन को ट्रिम कर दीजिए। अब आपका ये प्रॉपर शेप जो है ये आपका तैयार हो गया। अब ये गेट भी हो गया आपका। सेम अब यहाँ पे आपका इस किचन में ही बनाना है। अब किचन में बनाना है तो आपको क्या करना है, इस बार मिरर नहीं करना है। इस बार आप सोचिए कि आप ये जो डोर दे रहे हैं, आपको सेम डोर यहाँ पे देना है। जस्ट यहाँ से उठा के इस वाले वॉल पे कर देना है। तो सेम इस वाले को सेलेक्ट कीजिए, इस वाले लाइन को भी सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए, और आपको पता है कि इस वाले जंक्शन पे आपको पेस्ट करना है, तो इस वाले जंक्शन से ही इसको उठाइए और सेम उसी तरह के इस जंक्शन पे लाके उसको पेस्ट कर दीजिए। अब ये डोर यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। यहाँ भी ट्रिम एक्सटेंड यूज़ करके जो जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उन सबको हटा दीजिए। यहाँ पे आपको एक छोटा लाइन आ गया है, ये तो ठीक ही है, ये भी ठीक ही है, मतलब ये शेप पूरा हो गया। यहाँ पे आपको बस एक लाइन ड्रॉ कर देना है और ट्रिम कमांड यूज़ कर देना है ये, और सेव कर देना है। ये सब सेव करने का आदत रखना है, Ctrl+S या फिर यहाँ से आकर के सेव करते रहिए ड्राइंग थोड़ी देर पे। अब आपका इस घर में देखिए कि पूरा आपका जितना भी डोर है ये आपका 5 बन चुका है। अब आता है डोर का नेमिंग। अब ये डोर और ये डोर सेम साइज़ है,
ये डोर और ये डोर सेम साइज़ है क्योंकि आप बनाए हैं, आपको पता है, और ये डोर आप थोड़ा छोटा साइज़ का रखे हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि आप 3 टाइप का डोर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये D1 कह सकते हैं इसको आप D2 कह सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसका साइज़ सबसे छोटा है। तो हम लोग साइज़ के हिसाब से नेमिंग करते हैं। तो इन दोनों का नाम देंगे D1, इन दोनों का नाम देंगे D2 और इसका नाम देंगे D3। तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट में आएंगे, टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे आकर के पेस्ट करेंगे पहला वर्ड, इसका हम लोग नाम देंगे कैपिटल D1। ये डोर D1 हो गया। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे, अब दोबारा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी किए, कहीं से भी इसको मूव किए, यहाँ पे ले आए। एक यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, यहाँ ले आए। फिर हम लोग ऑर्थो कमांड ऑफ करेंगे तो अब हम लोग नीचे भी ला सकते हैं इसको। एक हम लोग यहाँ पेस्ट कर दिए और एक हम लोग यहाँ पेस्ट कर दिए। अब इसको हम लोग एडिट कर देंगे। ये D1 है, ये D3 है, डबल क्लिक करेंगे, ये एडिट हो जाता है। फिर बैक स्पेस करके 3 दबा देंगे, ये D3 हो जाएगा। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर 1 हटा के 2 कर देंगे। इसको भी हम लोग डबल क्लिक करेंगे, 1 हटा के 2 कर देंगे। अब D1, D2, D3 आपका सबका नाम दे दिए। अब आपको इसका साइज़ बताना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। अब टेबल आपको बनाना है तो टेबल में क्या क्या लिखना है, पहला कॉलम जो रहेगा आपका उसमें आप लिखेंगे जो आप नोमेनक्लेचर दे रहे हैं, जैसे D1, D2, D3। तो आप पहला कॉलम में आपको टोटल 3 नाम देना है, D1, D2, D3, मतलब 3 रो रहेगा और एक रो रहेगा आपका हेडिंग यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आपका पहला कॉलम में D1, D2, D3 आएगा। दूसरे कॉलम में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ आप साइज़ लिख सकते हैं, जैसे 350 बाई 700, सॉरी 350 बाई 2100, क्योंकि 2100 तो हाइट होगा, वो जो आपको दिख नहीं रहा है इस ड्राइंग में, तो आपको यहाँ पे बॉक्स में बताना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपको 2 कॉलम वाला एक टेबल बनाना है, एक में आप नाम लिखेंगे, एक में आप पूरा साइज़ लिखेंगे। और रॉ की बात करें तो एक आपका आएगा जो हेडिंग रहेगा जिसमें, और 3 रॉ रहेगा आपका जो D1, D2 और D3 के लिए। तो मतलब आपको 4 रॉ और 2 कॉलम्स का आपको एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए जब हम लोग ड्रॉ कमांड में आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे नीचे आपको लिखा हुआ है टेबल। अब आपको टेबल बनाना है, तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये आ गया है टेबल का मैनेजर। मतलब अब आपको वो पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स एंड कितने रॉस चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कॉलम एंड रॉ सेटिंग्स। कॉलम आपको कितने चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, या हम लोग एक काम करते चलिए 2 हम लोग डिसाइड किए थे, हम लोग 2 पे ही आ जाते हैं। ये हम लोगों का 2 कॉलम्स रहेगा, एक ये नाम रहेगा और एक में हम लोग पूरा साइज़ लिख देंगे एक साथ। कॉलम का विड्थ अभी 2.5 है, देख लेंगे कितना होता है 2.5 उसके हिसाब से, तो समझ में आ जाएगा। रोज़ कितने चाहिए थे, हम लोगों को 4 चाहिए थे, तो हम लोग 4 रोज़ कर देंगे। अब हम लोग इसको ओके करेंगे। जब ओके करेंगे तो ये आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, मतलब कहाँ पे टेबल स्टार्ट करना है। तो हम लोगों को पता है कि टेबल इस तरह से ऐसे कॉर्नर से स्टार्ट होगा और ऐसा आएगा। तो हम लोग थोड़ा इधर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक जैसे करेंगे। अब देखिए आपका टेबल बन करके आ गया। इसको जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये जो हाइट वगैरह जो पूछ रहा था, विड्थ वगैरह, वो इसलिए पूछ रहा था कि आपको कितना आपको साइज़ चाहिए। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग बाहर क्लिक करते हैं, ये हम लोगों का टेबल है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा इनलार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको इस पॉइंट को सेलेक्ट किए और राइट साइड में हम लोग इसको स्ट्रेच कर दिए। अब ये हम लोगों का टेबल हम लोगों के काम आ रहा है। लेकिन हम लोग जब इसको ड्राइंग के बिल्कुल बगल में मूव करेंगे, यहाँ मूव कर देते हैं, तो देखेंगे कि ये काफ़ी छोटा है। जैसे ये टेक्स्ट को अगर हम लोग अभी कॉपी करें, यही टेक्स्ट तो हम लोग हर जगह लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट का हाइट ही हम लोग डिसाइड किए हैं। तो ये देखेंगे कि बहुत मतलब टाइट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ये जो हम लोगों का गैप है, इस गैप को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करना चाहेंगे। हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे तो ये बॉक्स जो होगा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग अपने वर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे और सेंटर पॉइंट पे ले आएंगे। ये हो गया D1। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे, D2 के लिए भी यहाँ ले आएंगे, D3 के लिए भी यहाँ ले आएंगे। अब ये रोज़ 5 क्यों बनाया ये नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग तो 3 ही का कमांड दिए थे, 4 का। D3 इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको एडिट कर देंगे D2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देंगे, इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे, इस वर्ड को कॉपी करके यहाँ लिख देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डोर स्पेसिफिकेशंस। डोर का यहाँ पे डिटेल्स रहेगा। अब ये बॉक्स क्योंकि छोटा है इसलिए ये डबल लाइन में बन जा रहा है, हम लोग इसको सिंगल लाइन में ले आए। इसको हम लोग अंदर की तरफ मूव कर देंगे, सेंटर पे अलाइन कर देंगे।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डोर का साइज़ लिखना है। तो इसी वर्ड्स को हम लोग, क्योंकि वर्ड्स हम लोग एक बार लिख चुके हैं ना, तो हम लोग बार बार फिर वो टेक्स्ट में जा करके नया वर्ड्स नहीं लाएंगे, हम लोग यहीं पे इसको कॉपी करते चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे पहला वाला D1 कितना था, 1000 mm, तो हम लोग इसमें mm नहीं लिखते हैं, mm हम लोग बाहर में लिख देंगे 1000 बाई 2100। इसका हम लोगों को बॉक्स का विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स हम लोग बनाए हैं ये थोड़ा छोटा हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वापस ड्रैग करके अपने हिसाब से हम लोग कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हम लोग इस सब को डिलीट रॉस कर देंगे, क्योंकि ये 2 रॉस हम लोगों को चाहिए नहीं था। हम लोग क्या किए कि हम लोग इसको सेलेक्ट किए, चारों रॉस को बाहर से ऐसे विंडो बनाए, ये चारों विंडोज़ हम लोग इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। अब राइट क्लिक किए तो ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट रॉस, डिलीट रॉस, तो डिलीट रॉस किए तो ये दोनों जो रॉ है डिलीट हो गया। अब ये 1000 बाई 2100 का हम लोगों का D1 था, हम लोग इस पॉइंट से इसको नीचे कॉपी करेंगे, यहाँ भी नीचे कॉपी करेंगे। अब D2 हम लोगों का कितना था, हम लोग 2.5 फीट लिए थे, तो 750 था बाई 2100, यहाँ 1000, यहाँ हम लोग गैप दे देंगे 1000 बाई 2100। अब जो तीसरा डोर था D3 जो अटैच बाथरूम का था वो 600 बाई 2100 था। अब आप देखिए कि आप यहाँ पे D1, D2, D3 लिखे हैं। ऑब्वियसली जो भी ड्राइंग रीड करेगा उसको नहीं समझ में आएगा कि ये D1 साइज़ कितना है, वो इस टेबल को रेफ़र करेगा। बगल में ही आपका इस ड्राइंग के बाहर में आपका इस तरह से थोड़ा सा हम लोग इसको और दूर रख देते हैं, ऐसे आपका ये टेबल जो है पेस्ट रहता है। तो हम लोग ये टेबल को रीड करेंगे, D1 देखेंगे 1000 बाई 2100। ऑब्वियस है कि जब सिविल इंजीनियर इसको रीड करेगा तो उसको पता रहेगा कि 2100 जो है ये आपका डोर का हाइट है, और इसी तरह से डायमेंशन जो है वो दिया ही जाता है। एक्स एक्सिस का हम लोग पहले लिखते हैं, वाई या जेड एक्सिस जो होता है उसका हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1000 विथ हो गया, ये 750 विथ हो गया, ये 600 विथ हो गया। ऐसे ही ड्राइंग को रीड किया जाता है। ये हमेशा जब भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे तो आपका जो डोर का साइज़ आप देखेंगे वो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब ये बॉक्स जैसे हम लोग इस ड्राइंग को छोटा कर रहे थे, ये बॉक्स काफ़ी छोटा दिख रहा है अगर आपको, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक कमांड और बताते हैं। अब इसको बॉक्स को आपको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है। अब ये बहुत छोटा हो गया, अगर आप इसको इस तरह से देखें कि आप ड्राइंग में आप ये सब तो पढ़ पा रहे हैं, मास्टर बेडरूम, स्टेयरकेस, लेकिन ये डोर स्पेसिफिकेशन क्योंकि आप लिखे इसलिए आप पढ़ पा रहे होंगे, दूसरा पर्सन अगर आएगा तो हो सकता है उसको पढ़ने में दिक्कत हो, या जिसका आई साइट थोड़ा कमज़ोर उसको पढ़ने में दिक्कत हो। तो आप क्या करना चाहते हैं, इस बॉक्स को ऑलमोस्ट आप अगर आप डबल साइज़ का बड़ा बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्केल से छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो हम लोगों को आप सीखना है स्केल कमांड। हम लोग इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये पूरा को हम लोग डबल से बड़ा करना चाहते हैं। तो हम लोगों का स्केल कमांड जो होता है वो आपको मॉडिफाई के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रोटेट के नीचे स्केल आ रहा है, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग कीबोर्ड से शॉर्टकट की बात करें तो SC लिखेंगे और इंटर करेंगे तो भी आपका स्केल कमांड आ सकता है। और अगर हम लोग इसकी यहाँ बात करेंगे, इसके शॉर्टकट्स की बात करेंगे, तो ये आप देखेंगे रोटेट के नीचे आपका स्केल है, यहाँ भी आपका मॉडिफाई में रोटेट के नीचे आपका स्केल है, यहाँ भी आपका रोटेट के नीचे स्केल है। ये पूरा एक पैटर्न में ही बना हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कीबोर्ड से SC लिखेंगे, इंटर करेंगे, स्केल कमांड आ जाएगा। अब हम लोग इसको पहले सेलेक्ट नहीं किए थे, पहले कमांड दे दिए, तो अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ये विंडो बनाएंगे, सेलेक्ट कर देंगे, इंटर करेंगे जैसे ही। अब ये बोल रहा है बेस पॉइंट, कहाँ से इसको स्केल करना है, मतलब जिस पॉइंट से आप इसको स्केल करेंगे ना वो पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा, और बाकी जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये ड्राइंग जो होगा वो 2 गुना बढ़ जाएगा। अब सोचिए अगर हम लोग इस पॉइंट को फिक्स कर दें तो ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई की तरफ बढ़ेगा, तो ये आपके रूम के अंदर चला जाएगा, फिर आपको वापस इसको मूव करना पड़ेगा। तो 2 बार मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग इस पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। इस पॉइंट को जैसे ही फिक्स करेंगे तो पूरा टेबल आपका कितना है, लेफ्ट साइड में है, मतलब -x में और +y में। तो जैसे ही आप इसको फिक्स करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में ही आपको ये जूम होगा। तो हम लोग इस पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, यहाँ देखिए आप स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, वो दिख रहा है और हट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब बोल रहा है कि कितने से स्केल करना है, तो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे 2, क्योंकि हम लोगों को इसको 2 गुना करना है। जो भी स्केल फैक्टर, मतलब स्केल फैक्टर पूछ रहा है, स्केल नहीं पूछ रहा है आपसे, कह रहा है आप बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो भी स्केल यूज़ कर रहे थे अब आपको उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, हम लोगों को 2 गुना करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटर कर देंगे। अब देखिए ये आपका 2 गुना बड़ा हो गया। आप 10 से मल्टीप्लाई करते 10 गुना बड़ा हो जाता। अगर आप 0.1 करते तो 10 गुना छोटा हो जाता, 0.5 करते तो हाफ हो जाता। तो स्केल फैक्टर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लिए।
ठीक है। अब ये टेबल हम लोगों को सेम इस साइज़ का ही दिख रहा है जैसा हम लोग यहाँ पे बनाए थे। ये बिल्डिंग आपका स्केल फैक्टर 1 पे है, ये टेबल आपका स्केल फैक्टर 2 पे है। अब आप एक ही ड्राइंग में देखिए आप 2 स्केल यूज़ कर चुके हैं और आपको कहीं पे स्केल मेंशन भी अभी नहीं करना पड़ा, ठीक है। इसको किसी एक जगह पे हम लोग अलाइन कर देंगे, नीचे में जैसे हम लोग बॉटम से इस वाले से बिल्कुल बगल में से अलाइन कर देंगे, ताकि दूसरा कोई टेबल आएगा तो वो यहाँ पे दे देंगे, तीसरा कोई टेबल आएगा तो यहाँ पे दे देंगे। स्पेस को हम लोगों को यूज़ करना है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। प्लान तो बहुत कुछ था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपको डोर को ही समझाते समझाते। अब पता नहीं आप लोग इसको कितना जल्दी आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोग जब भी, अगर आप में से जो भी लोग इसको जल्दी कर पाते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको डोर का प्रॉब्लम आप जल्दी सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी बताइएगा, क्योंकि आपका क्या अप्रोच होगा, क्या आपका रिस्पॉन्स होगा, उसके हिसाब से ही हम लोग फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग सबको ही डोर बहुत ईजिली बना चुके हैं तो फिर हम आज का ये लेक्चर जो मेरा 1 घंटा वेस्ट हुआ है, जिसमें हम स्लो एक्सप्लेन किए हैं, तो अगर आपको ज़रूरत है कि नहीं थोड़ा हम लोग पेस कर ले, थोड़ा स्पीड कर ले, तो हम लोग फिर थोड़ा सा जल्दी, हम लोग थोड़ा कम चीज़ आपको उस तरह से समझाएंगे। अगर आपका IQ लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा है, अगर आप समझ जा रहे हैं तो ये टाइम फिर आज का वेस्ट हो रहा है ना। लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तब तो हम आपको ये बिगिनर लेवल से समझा ही रहे हैं, ताकि अगर कोई पहली बार भी ऑटोकैड का नाम सुना है, वो पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके पहली बार अगर काम कर रहा है तो भी वो डोर को बना ले। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। कल वाले क्लास में हम लोग फिर विंडो बनाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर स्टेयरकेस बनाने का कॉन्सेप्ट जो होगा वो भी हम लोग उसी के साथ कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। अब डोर बता दिए तो विंडो बताने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज़ हम लोग एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। विंडो बनाना बहुत आसान होता है, उसमें ये आर्क वगैरह यूज़ भी नहीं करते हैं। तो आई होप आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। हम लोग अब तक जितने भी दूर आ चुके हैं बिल्डिंग में, आप वो सारी चीज़ों का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट अब 2 हफ्ता होने पे है, 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है। तो आप ये जो सिर्फ 2 दिन क्लास हो रहे हैं, बाकी 5 दिन आपके पास खाली रहता है, तो उन 5 दिनों में आई होप कि आप इसको पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगा, कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही आपका ऑटोकैड जो होगा आप उसमें मास्टर हो चुके होंगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और अभी खाली टाइम है, आपका सेमेस्टर एंड हुआ है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑटोकैड पे दीजिए, इसको यूज़ कीजिए इस टाइम को, ठीक है। तो इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, सबसे सब्सक्राइब करवाना है और सबको बताना भी है कि ऑटोकैड का क्लासेस चल रहा है। तो थैंक यू।